Sir, good to see you. कैसे Good हो to आप? see you. And thank you so much for coming, sir. Thank you so much for inviting me. And your warm welcome. तो हिंदुस्तान की रेलवे के ऊपर आपने किताब लिखी है जी हाँ। और परवेज ऑफ द डेस्टिनी। और इतनी मतलब रेलवे की जर्नी तो इतनी टेम्पटिंग है, इतनी खूबसूरत है अपने आप में कि कोई पढ़े उसको, कोई सोचे। मतलब हर इंडियन का वो एक पार्ट है रेलवे। तो ये कैसे कैसे स्टार्ट हुआ है? कैसे आपके दिमाग में थॉट आया? तो आदित्य साहब, हम उस ज़माने के पले बड़े हैं जहाँ पे हमारे जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस थे उसके प्रति काफ़ी सम्मान रहता था। चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो रेलवेज़ हो। और जिस दशक में मैं मूलतः बड़ा हो रहा था, 90 और 2000 का दशक, वहाँ पे हमने पाया कि रेलवे भारत का ही नहीं, दुनिया में भी वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स है। तो एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन, एक सरकारी संस्था जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर देश का है और आई थिंक वर्ल्ड में भी उसका शुमार 1 से 20 में आता होगा। तो इस साइज़, इस वॉल्यूम के संस्था को तो हमें देखना ही चाहिए। ऐसा एक एकेडमिक की दृष्टि से मेरी सोच ने मुझे कहा। और दूसरा था कि ख़ास करके कलर टेलीविज़न आने के बाद हम काफ़ी प्रभावित हुए, चाहे वो एडवर्टाइज़मेंट हो, चाहे वो फ़िल्में हो, चाहे वो टीवी सीरियल्स हो, चाहे वो ख़बरें हों और इवन कहानियाँ, किस्से हों, जिसमें रेलवे एक प्रधान चरित्र था। तो हमारे बड़े होने के पीछे रेलवे की एक बहुत अहम भूमिका थी। यदि मैं इसको याद नहीं करता और इसको अगर मैं मैनिफेस्ट नहीं करता अपने पहले किताब में, तो कहीं न कहीं मुझसे कुछ छूट जाता। तो पहली किताब मेरी छपी थी 2017 में। ओह! काफ़ी साल हो गए 8 साल हो गए, जिसका नाम था द परवेज ऑफ डेस्टिनी, अ कल्चरल बायोग्राफी ऑफ द ग्रेट इंडियन रेलवेज़। जो किताब दोबारा प्रकाशित हुई 2019 में, रिवाइज़्ड एडिशन में, और उसका नाम भी बदला, उसका नाम रखा गया द ग्रेट इंडियन रेलवेज़। ओके। ब्लूम्सबरी ने इस किताब को छापा था। लेकिन इस किताब के पीछे मेरी रिसर्च करीब 2014 से शुरू हुई। 2015 से मैंने लिखना शुरू किया इस किताब को और रिसर्च में यादें बहुत सारी थी। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि मेरी पहली किताब जो छपी थी ऑफ़िशियली, हालाँकि वो किताब इतिहास पे थी, मैंने कभी अपने आप को इतिहासकार माना नहीं। मैंने हमेशा अपने आप को ऑब्ज़र्वर माना। तो चूँकि पब्लिकेशन की खातिर हमें कैटेगराइज़ करना पड़ता है, पब्लिशर्स भी चाहते हैं कैटेगरी। लेकिन आज के ज़माने के जो कद्दावर इतिहासकार हैं, रोमिला थापर जी, श्रीमान इरफ़ान हबीब साहब, ऐसे लोगों का नाम लेते हुए मैं काफ़ी घबराता हूँ और काफ़ी श्रद्धा से इनको मैं देखता हूँ। तो ये प्रोफ़ेशनल हिस्टोरियंस हैं। ये प्रोफ़ेशनल तरीके से इतिहास लिखते हैं। इनकी अपनी मेथोडोलॉजी होती है, ये कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं। मैं भी बहुत शोध करता हूँ, मैं भी आर्काइव्स में जाता हूँ, कॉन्फ्रेंसेस में मैं भी जाता हूँ और मेरे 40 के करीब पीयर रिव्यूड पेपर्स हैं। उनमें से बहुत सारे पेपर्स इतिहास के रिनाउंड जर्नल्स में। बावजूद उसके मेरी पढ़ाई-लिखाई इतिहास के माध्यम में नहीं हुई है, तो मेरी ओके। मेथोडोलॉजी थोड़ी अलग है। तो रेलवे के प्रति मैं झुका प्यार के वजह से, श्रद्धा के वजह से, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के प्रति जो हमारा लॉयल्टी था, एक भारत हमने ऐसा देखा है। तो वो जो मेमोरीज़ थे, दूरदर्शन के मेमोरीज़ हो, चाहे आर के नारायण की कहानियों के मेमोरीज़ हो, चाहे सत्यजीत रे के फ़िल्मों के मेमोरीज़ हो, चाहे तो भारत का एक इमेजिनेशन मेरे पास रेलवे के ज़रिए आया। और जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया, मैंने पाया कि 19th सेंचुरी में भी लोग ऐसा ही कर रहे थे। तो जब पहली बार भारतीय अपने रेल एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखना शुरू किया 1860-70 के दशक में, उनको भी ऐसा ही लगा था कि भारत को हमने रेलवे के द्वारा जाना। ओके। सर, जैसे आपकी बुक स्टार्ट होती है तो इंट्रोडक्शन में ही एक ब्रिटिश ऑफिसर का कोट है, जो ब्रिटिश ऑफिसर अर्नोल्ड हैं। सो उनके कोट के थ्रू आप मेरे को बताइए कि बिल्कुल स्टार्ट कैसे होती है रेलवे की स्टार्टिंग की जर्नी। जी, आप का रेफ़रेंस है एडविन आर्नल्ड के प्रति, जिन्होंने 1865 में ये लिखा। तो मैं पैराफ्रेज़ कर रहा हूँ हिंदी में, अंग्रेज़ी में कुछ-कुछ उन्होंने ऐसा कहा था कि रेलवेज़ भारत के लिए ऐसा कर सकते हैं जो अकबर द मैग्निफिसेंट के टॉलरेंस ने नहीं किया और टीपू सुल्तान के क्रूएल्टी ने नहीं किया। ये शब्द उनके हैं, तो मुझे एट्रिब्यूट ना करें। और वो है कि भारत को एक देश बनाना, एक नेशनहुड,
भारत को देना। और ये एडविन आर्नल्ड के प्रति हम कोई गलत भावना ना रखें। हालांकि ये जो एटीट्यूड है ये काफ़ी एक कॉलोनियलिस्ट माइंडसेट से आ रहा है। एडविन आर्नल्ड वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लाइट ऑफ एशिया भी लिखा, उन्होंने बुद्ध के ऊपर शोध किया और एक बहुत बेहतरीन किताब लिखी थी 1878 में। तो 13 साल पहले वो ये बात कहते हैं भारतवर्ष के बारे में। लेकिन एडविन आर्नल्ड के काफ़ी साल पहले, करीब 12 साल पहले, कार्ल मार्क्स ने ऑलमोस्ट सेम चीज़ें कही थी। तो कार्ल मार्क्स आप जानते होंगे छात्र थे एक किस्म के, वर्चुअली वो छात्र थे फ्रीडरिक हेगल के। तो हेगल को वो अपना गुरु मानते थे और हेगल की भारतवर्ष के बारे में जो कल्पना थी कार्ल मार्क्स ने हुबहू अपने जहन में उतार ली। उनको लगता था कि भारतवर्ष एक बहुत टाइमलेस, मिस्टीरियस एक जगह है जहाँ पे हाथी और टाइगर घूमते हैं और हिंदू और मुसलमान और बाकी सारे कास्ट्स में हमेशा लड़ाई चलती है और भारतवर्ष के पास कुछ है नहीं। ये चीज़ें उन्होंने अपने 1853 के जून 25 में शायद छपी थी न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में। उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा, ये 2 महीना हुआ है कि भारत में पहली पैसेंजर सर्विस की शुरुआत हुई है बॉम्बे से ठाणे। 16 अप्रैल को वो चलती है 1853 में। ये 25 जून को वो लिखते हैं न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में कि रेलवेज भारत को एक नेशन बनाएंगे और यदि आपको रेलवे को मेंटेन करना है इतने बड़े नेटवर्क में, तो मार्क्स को हम पसंद करें ना करें, सारी बातें वाजिब लगे ना लगे, कुछ बातें उनकी इस आर्टिकल में भी वाजिब थी। और वो ये था कि यदि हमें रेलवे को इंटीग्रेट करके रखना है और मेंटेन करके रखना है तो ये नामुमकिन है कि बाकी इंडस्ट्रीज का शुमार उसमें ना हो। ये नामुमकिन है कि बाकी जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं वो साथ में ना आए। और ये दरअसल बहुत सच बात है रेलवे के कॉन्टेक्स्ट में भी, क्योंकि रेलवे के साथ, रेलवे के ओरिजिन्स में ही हम देखते हैं कि रेलवे अकेले अकेले नहीं आता। वो दरअसल चाय, कॉफ़ी, जिंजली, बाकी सारे जो ऑयल सीड्स हैं, बाकी जो कैश क्रॉप्स हैं, इनके वजह से रेलवेज की इजाद हुई थी। और उसके साथ साथ स्टीम शिप नेविगेशन का भी वो दौर था। तो रेलवे अकेले नहीं आया था। तो मार्क्स के जो इंडिया के बारे में जो कल्पना है शायद वो सबको सटीक ना लगे, मुझे नहीं लगती। लेकिन रेलवे के बारे में जो उनका फोरसाइट था वो बेहतरीन था। और यहाँ से मेरी किताब को भी मैं इसलिए शुरू करता हूँ क्योंकि मैं कहता हूँ कि कल्चर, संस्कृति अपने आप में एक इंडस्ट्री बन जाती है। चाय तो है ही, आयरन एंड स्टील तो है ही, कॉफ़ी तो है ही, और बाकी सारे जो कैश क्रॉप्स है वो भी है। और जो रेलवे प्लेटफॉर्म का जो एक इंडियनाइज्ड एक वर्जन है जहाँ पे जो अपने आप में एक छोटी सी कॉटेज इंडस्ट्री है, जहाँ पे AH व्हीलर का स्टॉल है, कहीं हिगन बॉथम्स का स्टॉल है, कहीं बिस्लरी, कहीं फल वाले, कहीं चेन और ताला चाबी। तो ये जो कॉटेज इंडस्ट्री के बाहर या इसके ऊपर एक कल्चरल इंडस्ट्री भी पैदा हो जाती है, जो कि है फिल्मों में हमें दिखता है, पोस्टेज स्टैम्प्स में हमें दिखता है, पार्लियामेंट्री डिबेट्स में हमें दिखता है, चुटकुलों में हमें दिखता है, अखबारों में और नॉवलों में दिखता है। तो ये कल्चर इंडस्ट्री भी जब हम रेलवे को मेंटेन करते हैं, हम इस संस्कृति को भी मेंटेन करने लगते हैं। तो इस मामले में मार्क्स मेरे ख्याल से सही निकल गए। ओके सर, ये आइडिया किसका था इंडिया में रेलवे लाने का? और जैसे आपने बुक में भी लिखा है कि मद्रास प्रेसिडेंसी में स्टार्ट हुआ, एक छोटा सा ट्रैक बना और ट्रैक बना के उसमें बुल कार्ट के जरिए ग्रेनाइट ट्रांसफर किया जा रहा था। वहाँ के कोई ट्रेडर थे, वो 1835 में हुआ। तो उसके बाद ये किसने नींव रखी और किसका ये प्लान था कि हिंदुस्तान में रेल चलाई जाए और रेलवे के जरिए हम हिंदुस्तान को कनेक्ट करें या हम अपने इंटरेस्ट उससे साधें? या इतना भी ये आसान सवाल नहीं है जितना हम सोचते हैं। हालांकि फैक्ट्स हमारे पास मौजूद है, लेकिन उस वक्त का जो इतना भी आसान सवाल नहीं है जितना हम इसे सोचते हैं। लेकिन उस वक्त का जो पॉलिटिकल जो लैंडस्केप था काफ़ी इंटरेस्टिंग था। एक तरफ थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी द्वारकानाथ टैगोर, जो 1830 के दशक में उन्होंने कार्ट, टैगोर एंड कंपनी की स्थापना की 1832 में। और बर्दवान और रानीगंज में उनके कॉलियरीज थे और वो रानीगंज के कॉलियरीज को कलकत्ते से जोड़ना चाहते थे। दूसरी तरफ थे हमारे पास हमारे रोलैंड मैकडॉनल्ड स्टीवनसन, जो 1835-36 से भारत का जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन का जो लैंडस्केप है उसको स्टडी कर रहे थे, एक हॉक की तरह। 1837 में चिंताद्री पेट में, जो आज के चेन्नई से ज़्यादा दूरी पे नहीं है, वो आई थिंक 30-40 किलोमीटर की दूरी पे होगा,
वहाँ पे रेड हिल रेलवे नामक एक प्राइवेट रेलवे खुला, और ये दरअसल भारतवर्ष का पहला ऑफिशियली नोन रेलवे सिस्टम है। ये एक पैसेंजर रेलवे सिस्टम नहीं था, ये गुड्स रेलवे सिस्टम था, छोटा था काफ़ी, और 1845-46 तक ये सिमट भी गया, वरना इसका शुमार लॉन्गेस्ट रनिंग रेलवे सिस्टम में होता, लेकिन है नहीं। हालांकि ये भारत का ओल्डेस्ट ऑफिशियल नोन रेलवे सिस्टम है, और वो चिंताद्री पेट से मद्रास तक जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया, ग्रेनाइट वगैरह ट्रांसपोर्ट करता था, और मद्रास से कुछ जो सीड्स आते हैं वहाँ पे, जो कॉटन वगैरह, जो लोकल ऑयल सीड्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, वो सब भी वो ट्रांसपोर्ट करता था। मैंने जिक्र किया रोलैंड मैकडॉनल्ड स्टीवनसन का, तो ये बने सरताज चेयरपर्सन बने ये ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी के सन 1845-46 में, और साथ ही साथ द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापना की थी द ग्रेट वेस्टर्न ऑफ बंगाल कंपनी की। और पश्चिम में थे बम्बई में जॉन चैपमैन, जिन्होंने स्थापना की ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर कंपनी की। तो ये एक रेस, एक कंपटीशन चलने लगा पेनिनसुलर कंपनी और ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी के बीच में कि कौन सर्वप्रथम रेलवे बिछाएगा भारत में। तो हम तो कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने बिछाया, लेकिन अंग्रेज़ों के बीच में भी काफ़ी सारे सेगमेंट्स है, उसमें भी काफ़ी सारे कंपनीज़ हैं। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कर रहा था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी से एफिलिएटेड दूसरे प्राइवेट कंपनीज कर रहे थे। ये दो प्राइवेट कंपनीज है, जैसे द्वारकानाथ टैगोर का भी अपना प्राइवेट कंपनी है। द्वारकानाथ टैगोर के पास बेहतरीन प्लान्स थे, उसके पास कैपिटल था, उसके विजन को कुछ हद तक कहा जा सकता है कि एक उसके प्लान को, उसके ब्लूप्रिंट को रोलैंड मैकडॉनल्ड स्टीवनसन ने प्लेजराइज किया, कॉपी कर लिया। और वहाँ के उनके जो पार्टनर्स थे, द्वारकानाथ टैगोर के जो पार्टनर्स थे, बाबू राम गोपाल घोष और मेसर्स केल्सल एंड घोष करके एक कंपनी था उनका, ऐसे पार्टनर्स को उन्होंने अपने हाथ में लिया स्टीवनसन ने। और 46 में टैगोर का देहांत हो जाता है लंदन में। तो काफ़ी वो दुखद घटना थी, क्योंकि वो अकेले थे उस दौरान। और उसके बाद स्टीवनसन के पास पूरा मैदान खाली था, तो उन्होंने एक्सपैंड करना शुरू किया। और लेट विवेक देबरॉय, जो अभी हमारे बीच नहीं रहे कुछ महीनों से, उन्होंने एक कहानी को काफ़ी पॉपुलराइज किया था, और ये दरअसल सही है कि रोलैंड मैकडॉनल्ड स्टीवनसन पहला रेल बिछाने वाले थे। 1852 में कलकत्ते से दिल्ली पहला ट्रेन चल जाता, लेकिन दरअसल जो स्टीम लोकोमोटिव्स आ रहे थे ब्रिटेन से, वो कहीं ना कहीं किसी तरह से रीडायरेक्ट हो गए ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो जो वैगन्स और लोकोमोटिव्स जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ रीडायरेक्ट हो जाने की वजह से ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर कंपनी इस रेल के रेस में जीत गई। और अप्रैल 1853 में उन्होंने पहला रेल बिछाया। 1851 में भारत का पहला आई थिंक लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन गुजरा था, ये रुड़की से चला था। हालांकि ये 4 किलोमीटर का ही फासला था, लेकिन ये लॉन्गेस्ट रनिंग फ्रेट पैसेज था भारत का। तो 22 दिसंबर या 21 दिसंबर करीब 1851 में ये इसकी शुरुआत हुई थी। तो रेड हिल रेलवे से इसकी आयु ज़्यादा थी। हालांकि रेड हिल रेलवे का जो लेंथ था, डिस्टेंस था, वो काफ़ी लंबा था, लेकिन ये 4 किलोमीटर होने के बावजूद इसकी आयु काफ़ी लंबी थी। तो ये मेरे ख्याल से 15-20 साल तक चली थी। तो 1851 कुछ लोग भारत का पहला रेल इतिहास का माइलस्टोन मानते हैं, कुछ लोग 1837 को माइलस्टोन मानते हैं, और हम सब के लिए पैसेंजर रेलवे सर्विस 1853 में शुरू हुई, और 54 में हावड़ा से दिल्ली तक पहली ट्रेन चली। अच्छा, इतना फास्ट था, फिर उन्होंने हाथों ट्रैक बिछा के स्टार्ट कर दिया। तो पहले पैसेंजर में शायद 400 लोग थे। 400 लोग थे। साथ में थी लेडी फॉकलैंड, जो कि बम्बई के गवर्नर की वो बेगम थी, वो बीवी थी, और उनको 21 तोपों की सलामी मिली, और करीब करीब बम्बई से थाने उनको लगे 1.5 घंटे पहुंचने में। इत्तेफाक की बात है कि यदि आप आज बम्बई से थाने जाएं तो आपको 60 मिनट आज भी लग जाते हैं। तो हमने बहुत ज़्यादा फासला तय नहीं किया है,
अब इसको आप पॉजिटिवली ले या नेगेटिवली ले, लेकिन अगर आप थ्योरेटिकली देखें, स्टडी करें, तो 90 से 60 मिनट तो हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हम पिछले 175 सालों में नहीं किया है इस मामले में। लेकिन रेलवे का इतिहास समझना इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, हम सिंपल मैथमेटिक्स से हम नहीं समझ सकते, और इसीलिए मैं अपने आप को इतिहासकार नहीं कहता, क्योंकि रेलवे एक टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट भी है, ये एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट भी है, ये एक सिर्फ हिस्टोरिकल मैटर तो है नहीं। तो जब हम देखते हैं कि रेलवे लाइंस का इतिहास हम देखते हैं कि कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, कहाँ कहाँ पे मेन कॉन्सेंट्रेशंस में, हम पाते हैं कि किसी वजह से, किसी रुझान की वजह से गैंजेटिक बेल्ट में ज़्यादा रेलवे का फोकस रहा, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहा। ये और बात है कि चिंताद्री पेट में पहला रेलवे आया था, और मद्रास प्रेसिडेंसी बहुत ही अहम प्रेसिडेंसी था रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और निज़ाम की भी बहुत अहम भूमिका थी रेलवे को पॉपुलराइज करवाने में 1870 के दशक में। फॉर एग्जांपल हम आएंगे निज़ाम में, जब प्रिंसली स्टेट का जिक्र आएगा, तो साउथ किसी मामले में पीछे नहीं था, और आज भी साउथ में कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन दक्कन का एक हिस्सा है जहाँ पे रेल पूरी तरह से आज भी नहीं पहुंचा, और ज़्यादा कंजेस्शन, जिसे आज की भाषा में ट्रैक कंजेस्शन कहते हैं, वो ये कालका से लेके उड़ीसा के बीच में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और वो एक वल्नरेबल इलाका भी हो गया है। तो खैर, जो मैं कहना चाह रहा था कि यदि आप लाइंस का जो इवोल्यूशन है उसे देखें, 1856-57 में जब म्यूटिनी से ठीक थोड़ा पहले आकलन लिया गया था, 560 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक था, 550 के करीब, 280 मील था मुश्किल से। और हम पाते हैं कि 1880 में ये बढ़ के करीब 20 किलोमीटर तक, अभी 20,000 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। ओह माय गॉड। और आगे और भी है, 1900 तक, माने जब क्वीन विक्टोरिया का देहांत होता है 1902 में, 1902 में आकलन लिया जाता है, देहांत पहले हो जाता है, तो 1902 में आकलन हम जब लेते हैं, पाते हैं कि 25,000 मील के ऊपर, यानी अर्थ का जो सर्कमफेरेंस है उससे ज़्यादा हमारे पास 40,000 किलोमीटर का रूट लेंथ मौजूद है 1902 में। ये अंग्रेज़ सरकार के जब हम अधीन हैं, और जब अंग्रेज़ भारत छोड़ते हैं 47 में, अनडिवाइडेड इंडिया में 65,000 किलोमीटर्स ऑफ रूट लेंथ हमारे पास मौजूद है। ये ट्रैक लेंथ नहीं है, ये रूट लेंथ है। ट्रैक लेंथ होता है कि उसमें सबअर्बन रेलवे भी काउंट हो जाता है, उसमें ट्रैक के डबलिंग भी काउंट हो जाती है, तो ये सिर्फ महज रूट लेंथ है। और आज हमारे पास, आज हम जहाँ खड़े हैं, अच्छा, अनडिवाइडेड इंडिया में 65,000 है, तो डिवाइडेड इंडिया में करीब 55,000 किलोमीटर हमें मिलते हैं। ये हमें लेगेसी में मिला, और आज हम खड़े हैं ऑलमोस्ट 68,000 किलोमीटर्स पे, तो हमने 13,000 किलोमीटर्स का ही इजाफा किया। सुनने में ये बहुत हमें छोटा लगता है, और इसमें सक्सेसिव रेजीम्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, और वो कारण एक है ट्रैक कंजेस्शन। हम अभी भी समझ नहीं पाए हैं कि रेलवे कहाँ पहुँचना चाहिए और कहाँ शायद उसकी ज़रूरत उतनी नहीं है। और दूसरी बात है कि रेलवे, जैसे मैंने कहा, वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स है, तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट, स्टाफिंग, मेंटेनेंस, इन सब की समस्या लगी रहती है। तो मेरे ख्याल से लोगों तक ये हमें मैसेज पहुँचाना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे हमारा रेलवे का एक्चुअली विकास घटा है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे विकास घटा है। मेट्रो रेल, जो मेरा एक्सपर्टीज़ नहीं है, उसमें बहुत विकास हुआ है, सबअर्बन रेल में भी बहुत विकास हुआ है, लेकिन जो चैलेंजेस भी हैं उनका भी आकलन हमें लेना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल कहीं ना कहीं पब्लिक प्राइवेट से भी जुड़ा है। खैर, बिफोर आई गो अहेड ऑफ माई सेल्फ, I think we should go back to 19th century history. नहीं, आप बोलिए। तो सर, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको वापस ले चलता हूँ, बिल्कुल, वही 1857 के आसपास में। तो जिस तरीके से, जिस माइंडसेट के साथ रेलवे स्टार्ट हुआ था कि भाई हमारे को ट्रेड करना है, वो तो एक पर्सपेक्टिव है कि भाई गुड्स एंड कैरियर्स को मूव करने के लिए, या फिर आपको बॉम्बे या कराची पोर्ट तक पहुंचाने के लिए, ये चीजें तो बताई जाती हैं। पर इसके अलावा एक जो आइडिया है, और एक जो कॉलोनियल आइडिया है कि किस तरीके से कॉलोनाइजेशन को और डीप किया जाए रेलवे के थ्रू, उसमें अगर हम देखते हैं तो 1857 की म्यूटनी को कवर करने में रेलवे
को किस तरीके से अंग्रेजों ने यूज किया है? देखिए ये ना, अब मैंने अपने खिलाफ कुछ हद तक एक डिस्क्लेमर दे दिया है, लेकिन एक फाइंडिंग जो जो मुझे मिली थी और जो मैंने कहीं नहीं पाया है वो है कि, और शायद ये सवाल किसी ने उठाया भी नहीं था, मेरे जहन में ये आया था ये प्रश्न कि 1857 में रेलवे को क्या नुकसान पहुंचा। तो मेरे शोध से मुझे जितना समझ में आया कि करीब 42,000 पाउंड का इमीडिएट झटका लगा, जो कि बहुत बड़ी रकम नहीं है। लेकिन जब 1860 में पूरा आकलन लिया गया, माने एंसिलरी जो आपके ब्रिज वगैरह सब नुकसान और ह्यूमन रिसोर्स का नुकसान मिला के रेलवे एस्टैब्लिशमेंट्स को, अर्थात GIPR, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी, ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी और मद्रास रेलवे कंपनी, जो कि 1856 में इनॉग्रेट हो गई थी। इनफैक्ट 1854 में ही वो इनॉग्रेट हो गई थी। ये 3 बड़े रेलवे कंपनीज थे। 3 करोड़ रुपए का इनको नुकसान झेलना पड़ा। 3 करोड़, आई एम सॉरी, स्टर्लिंग पाउंड्स का इनको नुकसान झेलना पड़ा। 3 करोड़ स्टर्लिंग पाउंड्स का जो नुकसान है, ये 1860 में बहुत छोटी रकम नहीं है। एक और मैं रेलवे से जुड़ा हुआ एक आकलन अगर आपको दूं, 95 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड्स इन्वेस्ट होते हैं बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी इन गारंटीड रेलवेज। गारंटीड रेलवेज अर्थात सरकार कंपनियों को गारंटी दे रही है 4% रिटर्न का या 5% रिटर्न का, तो गारंटीड रेलवेज में जिनमें प्रिंसली स्टेट्स नहीं आते और बाकी जो प्राइवेटली ओन्ड भारतीयों ने जो रेलवे चलाया वो भी नहीं आते। तो जो अंग्रेज कंपनीज हैं लंदन में जिनको इनकॉर्पोरेट किया गया है और जो अंग्रेज खानदानों से आते हैं, ऐसे कंपनीज ने 95 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड्स जहाँ पे इन्वेस्ट किया है, वहाँ पे 3 करोड़ स्टर्लिंग पाउंड्स 1860 में बड़ी रकम है। ओके। तो ये झटका उनको मिला। म्यूटिनी से अंग्रेज़ों के लिए जो रेलवे के कॉन्टेक्स्ट में जो अच्छा हुआ, ऐसा हम सोच सकते हैं कि उनको ये समझदारी आई कि जब अटैक होता है तो ऐसे बड़े संस्थाओं पे बहुत जल्दी अटैक होता है, क्योंकि लोकल लोगों के पास भी ये इंटेलिजेंस है कि अगर हम कंसोलिडेट कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम ऐसे संस्था पे अटैक करें जहाँ पे सबसे ज़्यादा भारी नुकसान होगा। तो हम हमारे रेलवे सिस्टम को एक सूडो मिलिट्री सिस्टम में तब्दील करते हैं। तो इस वजह से उन्होंने लखनऊ, प्रयागराज, दिल्ली, कलकत्ते, बम्बई जो प्रधान इनके जो स्टेशंस थे उनको फोर्ट्रेसेस के तरीके से डिज़ाइन करना शुरू किया। खास करके आप विक्टोरिया टर्मिनस देखें, जिसको सेंट पैंक्रस के मॉडल में डिज़ाइन किया गया। सेंट पैंक्रस 1878 में मेरे ख्याल से गॉथिक आर्किटेक्चर, और 1888 में मेरे ख्याल से विक्टोरिया टर्मिनस इनॉग्रेट होता है। तो एक विक्टोरियन गॉथिक स्टाइल में उसे बनाया गया, लेकिन उसमें एक फोर्टिफिकेशन का भी बहुत अहम भूमिका थी, जहाँ पे बैस्टियंस, जहाँ पे गैरिसन वगैरह हो सकते हैं। तो ऊपर से आपके टावर्स रहते हैं, और सिर्फ एक मिलिट्री पर्पस नहीं, एक वो दृष्टि में भी, एस्थेटिकली भी वो एक मिलिट्री पर्पस प्ले करता है। यानी साधारण नागरिक के लिए भी वो थोड़ा सा एक डरावना एक दृश्य क्रिएट करता है। सो एक ऑ एंड एडमिरेशन का कॉम्बिनेशन रहता है इस गॉथिक आर्किटेक्चर में। हालांकि इसमें सिर्फ गॉथिक फॉर्म्स नहीं थे, इंडो सैरासनिक फॉर्म्स यानी इस्लामिक आर्किटेक्चर के फॉर्म्स ही लिए गए थे। तो वो था फॉर्म, लेकिन फंक्शन यही था कि इनको हमें फोर्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करना है। सो दीज शुड डबल अप एज सेमी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स। 1860 से ही मिलिट्री का जो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो पेशावर से साउथ जा रहे हैं तमिलनाडु की तरफ, चाहे वो पेशावर से या साउथ से उनको लाहौर ले जाया जा रहा है, पेशावर ले जाया जा रहा है, और उसके बाद यहाँ ले जाया जा रहा है अफ़गानिस्तान में, जो एंग्लो अफ़गान वॉर्स 1870 के दशक में आप जानते हैं वो चल रहे थे। तो रेलवेज़ का बहुत वहाँ पे अहम भूमिका बन जाता है। रेलवेज से वो मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ऐसा भी था कि रेलवेज के थ्रू सिपाही भी जाते थे? रेलवेज के थ्रू जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सिपाही थे, जी हाँ, आर्मी थी, जी हाँ, वो भी जाते थे। तो वो रेलवेज के थ्रू वो ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा था उनको। जो आर्मी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट था वो रेलवे का इस्तेमाल कर रहा था। और इसके साथ साथ 1870 के दशक में, हालांकि ये मिलिट्री से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है ये, लेकिन ये बहुत एक अहम डेकेड है काफ़ी सारे विमर्शों के लिए। हमारी बातचीत से जुड़ा हुआ विमर्श ये है कि प्रिंस ऑफ वेल्स
एडवर्ड द सेवन्थ, वो भारत में आते हैं और मिलिट्री से वो भी जुड़े हुए हैं, ब्रिटिश आर्मी से जुड़े हुए हैं, वो रॉयल्टी से जुड़े हुए हैं और वो पूरे भारत का दौरा करते हैं रेलवेज में। ये प्रिंसली स्टेट्स के अपने सलून कार्स में वो ट्रैवल करते हैं, खुद भी वो सलून कार्स ये 20s के आसपास की बात है, ये 1875 की बात है। 75। हाँ, ओके। 20s में भी प्रिंस ऑफ वेल्स आते हैं, तो ये उस प्रिंस ऑफ वेल्स से 2 जनरेशन पीछे की पहले बात वाला है। प्रिंस। हाँ, ओके। ये एडवर्ड द सेवन्थ है, ये क्वीन विक्टोरिया के बेटे हैं। ओके। तो ये टूर करते हैं और उससे भी जो पब्लिक है उस पर एक ख़ास असर पड़ता है, क्योंकि इस दौरान पूरे भारतवर्ष में, जनरली पूरे भारतवर्ष में, महाराष्ट्र खास करके, बंगाल, मालवा और इंदौर, ग्वालियर, दक्कन, यहाँ पे फैमिन्स हैं और फैमिन्स के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल सलून्स में सफ़र कर रहे हैं। तो एक बहुत कॉन्ट्रास्टिंग एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। एक तरफ लोग इकट्ठा होते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स को देखने के लिए, क्योंकि वो भगवान है। 1860-70 के दशक में भी ट्रेन्स को लोग आगगाड़ी के नाम से पहचानते हैं, क्योंकि वो डरते हैं। जॉर्ज ऑटो ट्रेवलियन, जो कि आपने टॉमस बैबिंगटन मैकॉले का नाम सुना होगा, टॉमस बैबिंगटन मैकॉले के नेफ्यू थे। तो टॉमस बैबिंगटन मैकॉले द फेमस मिनट ऑन इंग्लिश एजुकेशन लाते हैं, लॉर्ड डलहौजी द फेमस रेलवे मिनट लाते हैं 1853 में, और उन टॉमस मैकॉले के नेफ्यू हैं जॉर्ज ऑटो ट्रेवलियन। वो लिखते हैं कंपटीशन वाला, आई थिंक 1866 के आसपास, जिसमें वो लिखते हैं कि ये जो भारतीय है, अब देखिए कॉलोनियलिज्म का एक आप नज़ारा देखिए, एक किस एंगल से वो भारतीयों को देखते हैं। ये जो भारतीय हैं ये हमें ऐसे देखते हैं जैसे कि ये जू में है, जैसे कि ये जानवर है, जैसे कि ये हमें बहुत अमेजिंग एक गेज से देख रहे हैं। तो ट्रेवलियन को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि भारतीय इतना ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं रेलवेज को, और शायद कुछ हद तक कर भी रहे थे, लेकिन मूलतः उनके मन में डर था और कुछ हद तक इंडिफरेंस भी था, क्योंकि रेलवे को लेके काफ़ी हेजिटेंसी थी। लेकिन प्रिंस ऑफ वेल्स के आने के बाद हम पाते हैं कि रेलवे ट्रैफिक भी बढ़ता है। 26 मिलियन का रेलवे ट्रैफिक हमें देखने को मिल रहा था 1860 के दशक में, 26 मिलियन एनुअल पैसेंजर्स। आई थिंक ये बढ़ के करीब 70-75 मिलियन हो जाता है 1870 के दशक में, और 1900s तक जब हम आते हैं ये 200 मिलियन क्रॉस कर जाता है। 1914 तक ये 500 मिलियन क्रॉस कर जाता है जब एनुअल पैसेंजर्स। जब अंग्रेज भारत छोड़ते हैं 1947 में, ये 1 बिलियन तक पहुंच जाता है। यहाँ पे एक और सवाल कुछ लोग पूछा करते थे, तो जब मैंने भी इस पे रिसर्च करना शुरू किया था, उतना जानकार मैं नहीं था कि कास्ट का क्या रोल प्ले करता था, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने भी इस विषय पे बात की थी। हालांकि मैंने उसको थोड़ा सा लाइटर वेन में कहा, लेकिन ये बहुत सीरियस मुद्दा अंग्रेज़ों के लिए भी था कि हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे इन सारे कास्ट्स को। उन्होंने खुद क्रिमिनल कास्ट का एक लेजिस्लेशन लाया था 1870 के दशक में। 1870 के दशक में ज्योतिबा फूले गुलामगिरी लिखते हैं, वो दलित शब्द की इजाद वहाँ से हमें वो करेंसी में आता है, दलित शब्द। तो ये दशक पॉलिटिकली भी भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस दशक में हम देखते हैं कि सारे कास्ट्स भारत में ट्रैवल करने लग रहे हैं। कहाँ से हमें मिलता है? हमें फिगर्स से मिलता है। फिगर्स झूठ नहीं बोलते। ऐसा तो नहीं है कि एक ही इंसान बार बार चक्कर लगा रहा था, उसका फिगर काउंट हो रहा था। तो आजकल तो ये एल्गोरिदम पकड़ लेता है, लेकिन तब भी आपके पास वो टिकट इतने सारे तो आप नहीं खरीद सकते। फिगर्स से हमें आकलन हम लगा सकते हैं कि काफ़ी सारे कास्ट के लोग इकट्ठा ट्रैवल कर रहे थे थर्ड क्लास में। भारतीय लोग फर्स्ट क्लास में अलाउड नहीं थे, और हमें ये भी समझ में आता है कि लैबोरेटरीज का इस्तेमाल 1880-90 के दशक में खासकर के प्लेटफॉर्म्स में, क्योंकि ट्रेन्स में लैबोरेटरीज नहीं थे, लैबोरेटरीज का इस्तेमाल होने लगा था। और खान पान के मामले में जो सेग्रीगेशन भारतीय समाज में लोग कहते हैं कि सेग्रीगेशन है, ये सेग्रीगेशन रेलवेज ने दूर करना शुरू कर दिया था। बिफोर आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट चैप्टर, आपके अगले सवाल का, मैं आपको एक प्रोवोकेशन देता हूँ। ये अंग्रेजों ने खुद देखा कि इनका सेग्रीगेशन टूट रहा है, तो उन्होंने 1880 के दशक से क्या करना शुरू किया, उन्होंने हिंदू पानी और मुस्लिम पानी
हमारे समाज में ये संस्कार वो लेकर आए कि अभी से प्लेटफॉर्मों में एक तरफ हिंदू पानी, एक तरफ मुस्लिम पानी, एक तरफ मुस्लिम चाय और मुस्लिम चाय हम बेचेंगे। खैर, तो मैं यहाँ पे बस आपको ये प्रोवोकेटिवली कह रहा था ताकि आप दूसरा फिर सवाल पूछें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली सर। ये तो एक ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं एक और पॉइंट ऑफ व्यू, अब हिंदुस्तान के लोगों की बात कर रहे हैं। जी। अगर हिंदुस्तान के लोगों की बात करें तो हिंदुस्तान के लोगों ने रेलवे को किस तरीके से देखा और उन्होंने उसको किस तरीके से लिया। क्योंकि अगर आप देखें तो पहले क्या होता था गांव में कि रेलवे स्टेशन तो होते ही नहीं थे, जंक्शन तो बहुत बड़ी बात है। तो एक पुराना बहुत बड़ा बड़ का पेड़ होता था, वहां पे रेलवे रुकती थी, वहां रेल रुकती थी, वो एक पॉइंट होता था, वहां से लोग चढ़ते थे और ट्रैवल करते थे। तो हिंदुस्तान के लोगों के लिए रेल कितनी नई चीज थी और कितना कंफर्टेबली उन्होंने इसको यूटिलाइज किया। इसमें एक डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे ये एडवांटेज भी मिलता है कि मैं एक प्रोफेशनल हिस्टोरियन नहीं हूँ। तो एक लिबर्टी भी मुझे कहीं ना कहीं मिल जाती है। एक पर्सपेक्टिव तो ये है, और ये अंग्रेज पर्सपेक्टिव है, ये एक्चुअली कॉलोनियल्स आप 70-80 तक भी आप पाएंगे कि बहुत बार लिखा जा रहा है कि जो ब्राह्मणिकल तबका है, अब उसकी जाति, उसका वर्ण जो भी हो, उसको एक ब्राह्मणिकल तबके से जोड़ा जा रहा है कि वो अपने एल्मनैक को देखेंगे, अपने पंजिका को देखेंगे और उस हिसाब से वो ट्रैवल करेंगे कि नहीं करेंगे, या बहाना बना के ट्रैवल नहीं करेंगे, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए डिले कर देंगे। तो उसको कहा जाता था लेजी हिंदू, LAZYHINDOO। ये कॉलोनियल पर्सपेक्टिव है, ठीक है। और इस पर्सपेक्टिव को हम जब डिस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं तभी हमारे मन में थोड़ा स्केप्टिसिज्म आने लगता है। ऑब्वियसली हम इसको इमीडिएटली तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई होगी, लेकिन ये एनेक्डोटल चीजें हैं। दूसरा पर्सपेक्टिव हम पाते हैं कि 1870 के दशक के शुरुआत से ही भोलानाथ चंद्र और सदाशिव हाते, भोलानाथ चंद्र एक किताब लिखते हैं, द ट्रैवल्स ऑफ अ हिंदू टू बंगाल, टू द अपर पार्ट्स ऑफ बंगाल एंड इंडिया, और सदाशिव हाते जो महाराष्ट्र में है, वो लिखते हैं द रीजनरेशन ऑफ इंडिया। दोनों व्यक्ति रेलवे को एक बहुत पॉजिटिव एक फोर्स की तरह दर्शाते हैं, और इसके साथ काफ़ी सारे रीजनल भाषा से भी लोग लिख रहे हैं। भोलानाथ चंद्र बंगाल से लिख रहे हैं, हाते महाराष्ट्र से लिख रहे हैं। दोनों राज्यों से रीजनल भाषा में भी लिटरेचर काफ़ी फ्लरिश कर रहा है, जो रेलवे का जिक्र से भरा हुआ है। और ये उन्हीं रीजनल लिटरेचर से ये भी इन्फ्लुएंस्ड है, और ये बताते हैं कि रेलवेज एक भारत को एक इमेजिन्ड कम्युनिटी में बदल रहा है। बेनेडिक्ट एंडरसन का जो नोशन है इमेजिन्ड कम्युनिटी, और वो हूबहू ऑलमोस्ट एक हॉरिजॉन्टल कमराडरी की ही बात करते हैं दोनों। सदाशिव हाते ये भी कहते हैं कि रेलवे ने लिटरेसी को फैलाया है। तो एक तो तबका है ही एलीट तबका जो चाह रहा है कि भारत में और ज़्यादा रेलवे आए, क्योंकि रेलवे के ओरिजिन्स में ही द्वारकानाथ टैगोर जहाँ छिपे हुए हैं, तो वहाँ पे आप ऐसे मद्रास प्रेसिडेंसी, महाराष्ट्र, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल से आप कैसे रेलवे को जुदा कर सकते हो, उसके सेंटिमेंट में रेलवे बसा हुआ है। तीसरा पर्सपेक्टिव हमें ये भी देखने को मिलता है, जो कि एक गांधीयन पर्सपेक्टिव है, जिसका जिक्र हमें 1910 में मिलता है हिंद स्वराज में। तो गांधी का जो पर्सपेक्टिव है वो एल्मनैक या सुपरस्टिशंस से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि रेलवेज ने ब्यूबोनिक प्लेग को बढ़ाया है, रेलवेज ईविल को स्प्रेड करता है। तो ये एक गांधीयन मोरालिटी जो लेट 19th सेंचुरी में ये इमर्ज कर रहा था, जो 1910 में जाके मैनिफेस्ट करता है, रेलवेज आर अ ग्रेट मेनेस। तो जो चीज़ गुरुदेव टैगोर नेशनलिज्म के बारे में कहेंगे, गांधी जी 1910 में हिंद स्वराज में रेलवेज के बारे में कह रहे हैं। ये और बात है कि 1917 में वो थर्ड क्लास इन द इंडियन रेलवेज भी लिख रहे हैं, वो खुद अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन ये तो 19th सेंचुरी पर्सपेक्टिव था, ये थोड़ा बिलेटेड फॉर्म में हिंद स्वराज में प्रकाशित हुआ। साथ ही साथ चौथा जो पर्सपेक्टिव हमें मिलता है जब हम पिलग्रिमेज देखते हैं, जब हम काशी विश्वनाथ में जाने वाले लोगों को देखते हैं, जब हम पूरी जगन्नाथ में जाने वाले लोगों को देखते हैं, जब हम दुर्गा पूजा का ट्रैफिक देखते हैं 1870-80 में लोगों का, जो हम जिक्र पाते हैं कि लोग हॉलीडेज के लिए अप्लाई करने लग गए हैं, क्योंकि गांव से वो कलकत्ता आए हैं, या जो काशी में रहते हैं वो कलकत्ता जा रहे हैं। तो जो लीव्स हैं उससे हम एक रेलवे का इतिहास पाते हैं कि वो जा कहाँ रहे हैं, जाहिर है ट्रेन से ही जा रहे हैं। और
1928 में जो साल इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस साल में फ्रंटियर मेल का निर्माण हुआ। खैर वो दूसरी कहानी है, उस पे आएंगे उस पे आएंगे। तो 1928 में सियालदा से ग्वालंडा घाट तक, ग्वालंडा घाट बांग्लादेश में है, तो वहाँ तक अंग्रेज़ों ने एक ट्रेन चलाई पूजो बाजार स्पेशल करके, दुर्गा पूजा के लिए। तो ऐसे काफ़ी सारे ट्रेन्स चलते थे। तो ये एक चौथा पर्सपेक्टिव है जब हम देख रहे हैं कि रेलवे एक्चुअली बहुत पॉपुलर हो चुका है, और ऐसे काफ़ी सारे हमें पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। लुई थियोफिल रूसेले करके एक फ्रेंच ऑथर है जिन्होंने इंडिया एंड इट्स प्रिंसेस लिखा 1875 में। वो कहते हैं कि ये पैसेंजर्स तो काफ़ी अद्भुत प्राणी हैं, भारतीय पैसेंजर्स हुक्का पानी लेके आ जाते हैं, यहाँ पे हुक्का पी रहे हैं, ऊपर खुला हुआ है, हाँ, क्योंकि सर पे छत नहीं है उनका थर्ड क्लास पैसेंजर्स में। अच्छा, छत नहीं होती थी पहले? नहीं, कुछ कंपार्टमेंट्स ऐसे होते थे जिनमें छत नहीं होती थी, और कुछ कंपार्टमेंट्स में छत होती थी। तो ये अंदर हुक्का पानी लेके आ गए हैं, ये पूरा अपना फैमिली यहाँ पे 4-5 दिन तक ट्रेन में सफ़र कर रहा है। तो ऐसे डिस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं कॉलोनियल अकाउंट्स में, कुछ न्यूट्रल, कुछ थोड़े से रेसिस्ट, कुछ काफ़ी रेसिस्ट, और कुछ मजाकिया। तो मुझे तो मेरा पर्सपेक्टिव यही कहता है कि जो हेजिटेशन था 50 और 60 के दशक में वो 70 तक जाने लगा था, और जो भारतीय समाज का जो सेग्रीगेशन है अगर है तो वो भी दूर होने लगा था, और इस वजह से अंग्रेज़ों ने एक और नया डिवाइड एंड रूल का एक तरीका वो लेकर आए, सेग्रीगेशन का, कि हिंदू चाहे मुस्लिम चाहे, और वो जनाना कंपार्टमेंट्स भी लेकर आए थे दरअसल। हालांकि वो ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं, तो उसको वो मर्दों को और औरतों को बांटना चाह रहे थे जनाना कंपार्टमेंट्स के जरिए, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक चला नहीं। खैर, आई डोंट नो इफ दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। ओके सर, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपने कही कि रेलवे कनेक्ट करता है। तो जैसे एक यूरोपियन स्कॉलर कहते हैं, पहले उनका एक कोट था कि भाई प्रिंट मीडिया के थ्रू नेशनलिज्म फैला है कंट्रीज में। तो क्या आप इसको रेलवे के ऊपर अगर आप अप्लाई करें तो क्या नेशनलिज्म का एक एपिटमी है इंडियन रेलवे, और एक नेशन बिल्डिंग का एपिटमी है? क्योंकि एक बंदा जो कहीं दिल्ली में बैठा है और एक बंदा कहीं मद्रास में बैठा है, तो दोनों का के बीच एक ये कनेक्ट है। तो नेशनलिज्म थ्रू इंडियन रेलवेज, इसको आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, तो ये थोड़ा स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन हो जाएगा, थोड़ा एक फिलोसॉफिकल स्ट्रेच हो जाएगा। लेकिन मैंने अपने किताब में जब परवेज ऑफ डेस्टिनी में ये कहना चाहा था कि नेशनलिज्म भी एक अपने आप में एक इंडस्ट्री, एक शिल्प कला है जिसको रेलवे ने बढ़ावा दिया है। हमने पिछले 15 साल में सोशल मीडिया के जरिए पाया है कि नेशनलिज्म और नेशनलिस्ट रेटोरिक काफ़ी बढ़ा है। सिर्फ नेशनलिस्ट रेटोरिक ही नहीं, काफ़ी सारा रेडिकल रेटोरिक, चाहे वो लेफ्ट की हो चाहे वो राइट। सर, अगर इस चीज़ को, अगर हम, सॉरी टू इंटरप्ट, इस चीज़ को हम 1947 से पहले देखें जी, तो आप कैसे देखते हैं? 1905-07 तक हम पाते हैं कि जैसे अंग्रेज़ों ने कल्पना की थी कि हम अपने आप को फोर्टिफाई करेंगे रेलवे स्टेशंस के ज़रिए, और उसके वजह से गैरिसनिंग आसान हो जाएगी, सोल्जर्स को हम अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। जो बंग भंग के बाद जो आंदोलन छिड़ा स्वदेशी और बॉयकॉट का, उस दौरान हम पाते हैं कि रेलवे स्टेशंस पे बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग होने लगी। बॉम्बिंग अर्थात एक कोकोनट शेल बॉम्ब्स थे, बहुत ही, जिसमें शायद किसी का नुकसान भी नहीं हो रहा था, लेकिन ये सिंबॉलिक बॉम्बिंग्स थे। तो जो एक्सट्रीमिस्ट दल था, जो गरम दल था, और जो नॉन ऑर्गेनाइज्ड जो मिलिटेंट्स थे, वो अंग्रेज़ सरकार पे ये धावा कर रहे थे इन बॉम्ब्स के ज़रिए। 1910 में गांधी जी रेलवे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन 15 में जब वो आते हैं सबसे पहले, और ये एटनबरो के गांधी में भी ये बहुत ज़्यादा इसको मोन्यूमेंटली दर्शाया गया है। कुछ हद तक ये सच भी है कि वो चंपारण जाते हैं, उसके बाद वो रेलवे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। और जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद रेलवे स्टेशंस की भूमिका और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हड़ताल, भूख हड़ताल, प्रोटेस्ट कैंपेन्स, और गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के एक किस्म के, जो उनको जब लगने लगा कि हमारे देश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो उन्होंने रेलवे स्टेशंस को एक थिएटर बनाया स्वदेशी का, क्योंकि उन्होंने स्टडी किया था बहुत अच्छे से
कि भारतवर्ष में कहाँ कहाँ कैंपेन्स हो रहे हैं, किस जगह पे कैंपेन्स हो रहे हैं और कौन से संस्थाओं को क्षति पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो बिना रेलवे स्टेशंस को क्षति पहुंचाए उनको कैसे हाईजैक किया जा सकता है नॉन वायलेंटली सत्याग्रह के थ्रू, ये गांधी जी ने काफ़ी हद तक भारतवासियों को सिखाया। इंसिडेंटली गांधी जी तब मौजूद थे, उनके जगह अगर कोई और मौजूद होता तो शायद वो भी ऐसा ही करता, कोई बड़ा लीडर। और रेलवे स्टेशन वॉज द सोशल मीडिया ऑफ दैट ईरा। ये मैं आपको कहना चाह रहा था कि पिछले 10-15 सालों में जो हम रैडिकल सेंटिमेंट्स जो हम देख रहे हैं, हालांकि मैंने शब्द रैडिकल इस्तेमाल किया, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो सेंटिमेंट्स जो बहुत जल्दी फैलते हैं। रैडिकल से मेरा तात्पर्य अच्छा बुरा या न्यूट्रल का नहीं है, स्पीड का है। तो रेलवे स्टेशंस भी एक जरिया थे काफ़ी स्पीडीली अपने प्रोटेस्ट को डेमोक्रेटाइज डिसेमिनेट करने का। और गांधी जी समझ गए थे कि वो अपने आप में एक चरित्र बन चुके हैं लोगों की इमेजिनेशन में। तो जब वो रेलवे में सफ़र करेंगे तो जाहिर है वो एक खबर बनेगी। 1925 में काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस होता है, जब एक ट्रेन को लूटा जाता है और वहाँ के जो मेन प्लानर्स थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, ये इनको फांसी में चढ़ाया जाता है। सचिन सान्याल, इनको अंडमान भेजा जाता है, फिर वो वापस लौटते हैं, यूपी आते हैं 1935-36 के आसपास। 1928 में भगत सिंह ये प्रेरणा लेते हैं काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस से, और ये लाहौर से जब सॉन्डर्स असैसिनेशन के बाद जब ये भागते हैं, ये और चंद्रशेखर आज़ाद, आई थिंक इट वाज दिसंबर 1928, तो तब वो कलकत्ता मेल से कलकत्ते आते हैं। तो रेलवे की एक भूमिका वहाँ पे है। तो रेलवेज का एक नेशनलिज्म के साथ एक एंटेंगलमेंट है, ये एक अम्बिलिकल कॉर्ड है जो शायद आज तक नहीं कटा है। क्योंकि रेलवे लोग कितना ट्रैवल आज करते हैं, कितने उत्साह से, मुझे नहीं पता, नंबर्स तो बढ़ रहे हैं क्रमशः। आज 8 बिलियन है, 8 बिलियन है आज। लेकिन लोगों के जहन में रेलवे को लेके क्या भावना है मुझे पूरी तरह से नहीं पता, लेकिन रेलवे से रिलेटेड नेशनलिज्म को लेके बहुत सारे मेमोरीज इस देश के जीन में है। एक और किस्सा है सुभाष चंद्र बोस का, जो गोमो से जो एस्केप करते हैं, कलकत्ते से वो गोमो आते हैं, मोहम्मद जियाउद्दीन के भेस में वो आते हैं, और गोमो से वो कालका मेल पकड़ते हैं और दिल्ली से फिर फ्रंटियर मेल पकड़ते हैं। दिल्ली से फ्रंटियर मेल पकड़ के वो पेशावर जाते हैं। तो फ्रंटियर मेल इज बाय नाउ इट इज 13 years old, 1941 में। तो हम चर्चा कर रहे थे कॉन्वर्सेशन से पहले कि 34 में शायद एसी आ गया है फ्रंटियर मेल में। इट वाज द फर्स्ट एसी ट्रेन। और जो कालका मेल है वो देश की सबसे पुरानी लॉन्गेस्ट रनिंग वो मेल ट्रेन है। 1866 में उसका निर्माण हुआ था। तो ये कालका मेल, फ्रंटियर मेल, कलकत्ता मेल, ये देश के नेशनलिस्ट मेमोरी से जुड़ गए हैं। और महात्मा गांधी की जय, ये एक टिपिकली एक इंडियन रेलवे प्लेटफॉर्म्स का एक नारा बन गया था 1920s 30s और क्विट इंडिया मूवमेंट के दशक तक। ओके सर, इसमें इंटरेस्टिंग, जैसे आपने ये मेल की बात करी, ये फ्रंटियर मेल, तो इसमें जैसे हम बात ही कर रहे थे कि पृथ्वीराज कपूर और वो सब लोग पेशावर से बैठ के बॉम्बे आते थे। जी। और इतनी लंबी वो ट्रेन थी और वो ट्रैवल करते थे, पूरा एक्टिंग के लिए आते थे। तो इसी तरीके से एक इंटरेस्टिंग सवाल जो है और थोड़ा सा फनी है, ये रेस्ट रूम्स कब स्टार्ट हुए इंडियन रेलवेज में? जी हाँ, मैं ये जिक्र कर रहा था। तो ये सेग्रीगेशन के बाद पे मैंने इसका थीम उठाया था रेस्ट रूम्स का। पहला तो मैं आपको बता दूं एक एपोक्रिफल स्टोरी जो मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में भी लिखी थी, और मुझे ये डर था कि कुछ लोग एपोक्रिफल शब्द का मतलब नहीं कुछ लोगों को पता होगा। एपोक्रिफल वो मतलब है, वो शब्द है कि हम जिसे वेरीफाई नहीं कर सकते, मतलब पोलाइटली कहा जा रहा है कि ये झूठ हो सकता है। तो मैंने मैंने अपने इंट्रोडक्शन में लिखा था कि अखिल चंद्र सेन, अखिल बाबू करके एक व्यक्ति हैं जो शायद 1928 या 29 में कोई चिट्ठी लिखते हैं, और बहुत ही बाबू इंग्लिश में लिखते हैं, मतलब टूटा फूटा इंग्लिश में वो लिखते हैं। थोड़ा बंगाली उसमें मिक्स है, थोड़ा हिंदी मिक्स है, थोड़ा इंग्लिश मिक्स है, कि मैं फलाना जगह से आ रहा था और मुझे इतना
मुझे नेचर्स कॉल आ गया, तो चूंकि लैबोरेटरीज नहीं थे तो मुझे काफ़ी परेशानी हुई, तो इस किस्म की उनकी चिट्ठी थी। उसके बाद अपेरेंटली लैबोरेटरीज का इजाद हुआ इंडियन रेलवेज में। तो लेकिन ये सरासर जैसे विवेक देबरॉय साहब ने ये एक मेरे रिव्यू में कह दिया था कि अरूप साहब तो काफ़ी पोलाइटली बोल रहे हैं, ये सरासर झूठ है। लेकिन ये कॉपी एक हमारे देश के बड़े रेलवे म्यूजियम में भी था, इस चिट्ठी का एक कॉपी कुछ साल पहले तक। फिर शायद मेरे किताब आने के 1-2 साल बाद वो शायद मैंने देखा कि नहीं है। तो रेस्ट रूम्स ये कब आए थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए भी बताना। मुझे नहीं पता गूगल आपको क्या बताता है, आपके ऑडियंस शायद कमेंट करेंगे इंस्टाग्राम यूट्यूब में। जितना मेरा शोध कहता है प्रॉपरली, जितना मैंने देखा है कि प्लेटफॉर्म्स में रेस्ट रूम्स आए थे 1880 और 90 के दशक में, क्योंकि ये वो दशक था जब वो पैंट्री को और बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं रेलवे फैसिलिटीज़ को बढ़ा रहे थे एक तरफ, और दूसरी तरफ इसको ऑर्गेनाइज भी कर रहे थे, क्योंकि 1880 का दशक रेलवे एक्सपेंशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ये फैमिन्स मैंने कहा हो रहे थे, एस्टिमेटेडली 5 से 22 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई इस 30 साल के फैमिन्स में। फैमिन्स के पीछे अंग्रेज सरकार का हाथ नहीं था, लेकिन काफ़ी लोगों ने इन 3 दशकों को मैन मेड फैमिन्स कहा है। तो इंक्लूडिंग मेरे किताब में भी मैं इन स्कॉलर्स का जिक्र करता हूँ। मैन मेड फैमिन्स अर्थात रेलवे एक्सपेंशन से इरिगेशन कनाल्स को काफ़ी झटका पहुँचा था। खैर हम डाइग्रेस कर जाएंगे। मूलतः मैं कहना जो चाह रहा हूँ कि रेलवे प्लेटफॉर्म ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं। जो एक्सपेंडिचर रेलवे एक्सपेंशन में जा रहा है, इस दौरान रेस्ट रूम्स में खर्चा हो रहा है, लेकिन रेलवेज में फर्स्ट क्लास के बाहर रेस्ट रूम्स कब आए, शायद ये 1910-20 का ही वक्त होगा जब ये प्रॉपर्ली आए थे। लेकिन इसका मेरे पास एग्जैक्टली एविडेंस में मुझे नहीं मिला है, आज तक नहीं मिला है। ओके। दूसरा सर, जैसे मैं हरियाणा में जहाँ से आता हूँ, जिस टाउन से आता हूँ, उसका नाम है लोहारू, और वो यहाँ से दिल्ली से बीकानेर रूट पे पड़ता है जी। तो वो एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। तो वहाँ पर पहली बार जो रेलवे जो थी, रेल लाइन जो थी, उसका वो आई थी 1939 में, 12 दिसंबर 1939 में रेलवे ने वहाँ पे इनॉग्रेशन किया। और वो रेल लाइन आई थी बीकानेर स्टेट रेलवे के थ्रू। महाराजा गंगा सिंह हुआ करते थे उस वक्त। तो महाराजा गंगा सिंह लोहारू आए, उन्होंने इनॉग्रेट किया। उससे पहले सादलपुर तक थी। सादलपुर एक जगह है जो वहीं पे है बीकानेर के उसी में अंडर में रीजिंग में पड़ता था। वहाँ तक 1930 में आया। वहाँ से फिर 39 में ये लोहारू आया, और लोहारू से महेंद्रगढ़, जिसकी वजह से वो दिल्ली कनेक्ट हुआ। तो इस पैच का, सादलपुर से महेंद्रगढ़ के पैच का करीबन 25 लाख रुपए उस वक्त ये पूरा पैसा इसमें इन्वेस्ट हुआ। तो जो स्टेट रेलवेज की मैं बात करना चाह रहा था इसके थ्रू, जो राजपुताना स्टेट रेलवे थी, मालवा स्टेट रेलवे थी, सिंधिया की अपनी अलग थी, गायकवाड़ की अपनी अलग थी। इन स्टेट रेलवेज को आप किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत अहम भूमिका इनकी रही। स्टेट रेलवेज ने कभी तो एक तो चूंकि ये डिसइंटीग्रेटेड थे, सिवाय इंदौर, भोपाल और जो आपके ग्वालियर, इनमें थोड़ी सी इंटेग्रिटी बनी 70 और 80 के दशक में, क्योंकि फैमिन्स चल रहे थे। लेकिन चूंकि प्रिंसली स्टेट्स आपस में इंटीग्रेटेड नहीं थे, तो भारत का ये एक इंडिपेंडेंट रेलवे इतिहास कायम कर सकते थे, लेकिन ये कर नहीं पाए। इनका अपना एक इंडिपेंडेंट रेलवे का इतिहास इंडिविजुअली है। इनफैक्ट प्रिंसली स्टेट्स के बाहर भी प्राइवेट रेलवेज की कोशिश भारतीयों के तरफ से हुई। एक बंगाल प्रोविंशियल रेलवे कंपनी है, ये भी मैंने कहीं और नहीं पाया, ये मेरे शोध से ही मुझे मिला है। अगर किसी और को कहीं से और मिला होगा तो आई वुड लव टू हियर मोर फ्रॉम देम। लेकिन जब मैंने आर्काइवल शोध किया, मैंने पाया कि बहुत थोड़ा ही कुछ मिलता है। 1895 में 95 में एक करीब 22 से 25 मील का फासला था, तारकेश्वर मोगरा ऐसे फासले में एक लाइट रेलवे की इजाद की गई, बंगाल प्रोविंशियल रेलवे। आप पूछ रहे हैं प्रिंसली स्टेट्स के बारे में, तो गायकवाड़ के महाराज, बड़ौदा के महाराज गायकवाड़, ये एक रेलवे बनाते हैं 1854-55 में, जो ग्लासगो से नीलसन एंड कंपनी से वो स्टीम लोकोमोटिव मंगवाते हैं, और बुलॉक कार्ट से वो
उस टीम उसको खिंचवाते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन एक्सपेरिमेंट था। 60 के दशक में इंजीनियर्स आ जाते हैं उसको थोड़ी सी मरम्मत करने में, और इससे प्रेरणा मिलती है इंदौर और ग्वालियर के महाराजाओं को, और वो अपना रेलवे खोलते हैं खास करके फैमिन रिलीफ के लिए। तो उनको लगता है कि फैमिन रिलीफ में रेलवेज़ बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ हुकूमत सक्षम नहीं है फैमिन रिलीफ में, वो लोगों तक खाना अनाज नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इनफैक्ट ऐसे भी जिक्र हैं कि कुछ रेवरेंड्स आए हैं, कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज आए हैं, और वो देख रहे हैं कि रेलवे प्लेटफॉर्म में भारतीयों की लाशें पड़ी हुई हैं, और वो कंकाल लेकर जा रहे हैं एक रुमाल में, अपने मिशन को दिखाएंगे कि देखो अंग्रेज़ हुकूमत ने कितना नुकसान किया है। कोई बेल्जियम से आया है, कोई ब्रिटेन से आया है। तो इस दौरान सिंधिया ने, इंदौर के राजा, और भोपाल की बेगम कुदसिया ने, उन्होंने अपने जेब से रेलवे चलाए। और इनफैक्ट सिंधिया का जो रेलवे है वो 1899 में 1899 में लॉर्ड कर्जन ने उसे इनॉग्रेट किया था, और वो उस ज़माने का लॉन्गेस्ट नैरो गेज रेलवे माना जाता था। और ये जो आपने जिस एक्सपेरिमेंट पे हम हंसे, वो बुलक कार्ट वाला, वो आई थिंक दाभोई से मियागाम तक एक जो रेलवे ट्रैक है वो आज भी एग्जिस्ट करता है, और वो दुनिया का सबसे पुराना कमर्शियल नैरो गेज सिस्टम है। तो वो एक्सपेरिमेंट जो इतना मजाकिया था वो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, और वो इट्स द लॉन्गेस्ट कमर्शियल लाइट रेलवे इन द नैरो गेज रेलवे इन द वर्ल्ड। समथिंग टू फील वेरी प्राउड अबाउट। सो सर, इसके अलावा जैसे अपन इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखते हैं, और 8th और शायद 9th की टेक्स्ट बुक में भी ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक ये किस्सा है कि जब पेशावर के आसपास में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो वहाँ पर कुछ पुरानी ईंटें निकलने शुरू हुई जब वो पटरी को बिछा रहे थे, और जब उसको धीरे धीरे एक्सप्लोर किया गया तो वहाँ पर एक पूरी सिविलाइजेशन निकली। जी हाँ। तो ये म्यूटिनी के बाद ये कहीं ना कहीं ये घटना घटी थी। आप चाहे तो इसका एक डॉटेड लाइन म्यूटिनी से भी जोड़ सकते हैं कि जब वो सिलसिला चल रहा था फोर्टिफाइड रेलवे स्टेशन तैयार करने का, तो नए फ्रंटियर्स भी अंग्रेज सरकार ढूंढ रही थी कि कहाँ हम रेलवे स्टेशंस बनाएं, क्योंकि एक टावर लाइक एक फॉर्मेशन भी है। तो अफगानिस्तान के साथ अंग्रेज सरकार के रिश्ते ऑब्वियसली अच्छे नहीं थे। वहाँ पे किम मुझे दिख रहा है, रॉबर्ट किपलिंग का तो ग्रेट गेम का भी ये दौर है। तो लाहौर और मुल्तान के बीच में रेल लाइन बिछाई जा रही थी, क्योंकि वो उस सेक्शन को फोर्टिफाई करना चाह रहे थे। 1860 के दशक की बात है, जब उनको कुछ पत्थर मिलते हैं, तो वहाँ के लोग जो कि तमिलनाडु बॉम्बे प्रेसिडेंसी से जो गए थे वहाँ पे मेहनत मजदूरी करने के लिए, उनको उतना समझ में आया नहीं। उन्होंने वो जो पत्थर मिले उनको रेलवे बैलास्ट के तौर पे उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। 1872 में हालांकि अलेक्जेंडर कनिंघम को कुछ ट्रेसेस मिले थे। अलेक्जेंडर कनिंघम भारत के काफ़ी सारे जगहों में खोज कर रहे थे। एक और उनका थोड़ा कुछ हद तक राम सेतु के साथ भी एक लिंक है जिसमें मैं आऊँगा। तो उनको इंडस वैली के कुछ ट्रेसेस मिले थे, उनको उस दौरान उतना सीरियसली नहीं लिया गया था। और दूसरे जो ट्रेसेस मिले 1870-80 के दशक में भी लाहौर और कराची के बीच में एक रेलवे बिछाई जा रही थी। 100 किलोमीटर का फासला है करीब। तो वहाँ भी उनको वो जो पत्थर मिले, उन्होंने कहा अच्छा ये नया पत्थर है, इसको बैलास्ट की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, रेलवे मजबूत बनेगा। तो 1922 में जब आर्कियोलॉजी एक साइंस बन के भारत में उभरा, सर जॉन मार्शल ने अपने लोग भिजवाए, और राखालदास बनर्जी ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को खोजा, एक शहर का एविडेंस उन्हें मिला। तो ऐसे काफ़ी सारे जो पत्थरें हैं आपको सिंध के इलाके में, लाहौर मुल्तान के इलाके में आपको उनके अवशेष मिलते हैं, मिलते हैं वो तो। जो रेलवे के आर्किटेक्चर में इस्तेमाल हो गए। सो आर्कियोलॉजी से आर्किटेक्चर तक का फासला तय करते हैं। तो हम जिक्र कर रहे थे कि कैसे रेलवे ने नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया, रेलवेज ने सिविलाइजेशनिज्म को भी बढ़ावा दिया है। और
ये जो हम अभी मेरी हाल ही में किताब आई है राम सेतु के ऊपर, जो एडम्स ब्रिज नाम से यूके में छपी थी और भारत में हाल ही में राम सेतु के नाम से छपी है। आप एक जगह का नाम तो कुछ भी हो सकता है, और प्रभु राम के नाम से ये जगह जुड़ा हुआ है, तो श्रद्धापूर्वक ये किताब लिखी गई है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे किस्म के न्यूआंसेस हैं, और सिर्फ मैं पॉलिटिकल न्यूआंसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐतिहासिक विमर्शों की भी बात कर रहा हूँ कि दरअसल 18वीं शताब्दी में ये राम सेतु जो फ्रेज है इसका उतना ज़्यादा प्रचलन था ही नहीं। इसको अलग अलग तरीके से पुकारा जाता था, और जिस नाम का प्रचलन था वो था एडम्स ब्रिज। एक क्रिश्चियन नाम है, ये एक जेम्स रेनल जो बंगाल के पहले सर्वेयर जनरल थे, उन्होंने ये नाम दिया था राम सेतु को, जो धनुषकोडी से तलाई मन्नर तक का जो फासला है, जो समुद्री इलाका है, तो उसको उन्होंने एडम्स ब्रिज का नाम दिया था, एडम के ऊपर। और ये 1820 से अंग्रेज सरकार को लगने लगा कि एक सबमरीन पैसेज बहुत खूबसूरत बनेगा, इसमें हम पर्यटन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मूलतः हम इसे मिलिटराइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलिटराइजेशन का जो रोल है ये कॉलोनियल पूरे विक्टोरियन सेंचुरी में 19वीं सदी में तो रहा ही, चाहे वो रेलवे हो चाहे वो मरीन पैसेज हो। तो वो मरीन पैसेज के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे थे, सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, ब्लूप्रिंट बना रहे थे, ड्रेज करने की कोशिश कर रहे थे, ड्रेज हो नहीं पा रहा था उनसे। एक नायाब ये कुदरत का करिश्मा है कि वो ड्रेज नहीं कर पा रहे थे। जब भी कोशिश करते थे वो अपने आप एक दूसरे को समेट लेता था, और वो जो बालू है, वो जो सैंड है, जो पिट्स बने हुए हैं, और जो ब्रिज लाइक फॉर्मेशन एक है, जो चट्टाने हैं, पत्थर हैं, वो दोबारा अपनी जगह पे वापस आ जाती थी। अब ये कौन करवाता था ये मुझे नहीं मालूम। उन्होंने 80-90 साल तक कोशिश किया। 1890 के दशक में लिप्टन श्रीलंका में एस्टेट्स खरीदने लगा, चाय के एस्टेट्स। और श्रीलंका जो सीलोन कहलाता था, सीलोन को लेबरर्स की ज़रूरत पड़ने लगी, और लेबरर्स आते थे तमिलनाडु से, तो इस वजह से एक तमिल डायस्पोरा भी सीलोन में फॉर्म हो गया। तो इस वजह से श्रीलंका में एक काफ़ी भारी तमिल संख्या है, खास करके जाफना में। तो वो प्लांटेशंस में काम करने के लिए, चूँकि भारतवर्ष से लेबरर्स पहुंचाने थे, और चूँकि एक मरीन पैसेज का प्लान ऑलमोस्ट खारिज हो गया था, इसमें लॉसेस ही लॉसेस थे, और अंग्रेज़ सरकार को मिलिटराइजेशन के लिए भी एक ज़रिया चाहिए था, तो उन्होंने रेलवे का प्लान शुरू किया, और उन्होंने दिल्ली को धनुषकोडी से जोड़ने का प्लान तैयार किया। और धनुषकोडी से उनका प्लान था कि हम एक ब्रिज बनाएंगे, ओवरलैंड ब्रिज, जो कि दूसरा राम सेतु होगा। धनुषकोडी से हम श्रीलंका तक का ब्रिज बनाएंगे, फासला बनाएंगे, फासले पे, लेकिन वो बना नहीं पाए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ गया, वो प्लान रुक गया। तो उन्होंने जो बोट मेल है, बोट मेल जो मद्रास को धनुषकोडी से कनेक्ट करता था, और उसके बाद एक बोट के जरिए, एक वेसल के जरिए वहाँ से लोग कोलंबो तक जाते थे, उसके जरिए भारत और श्रीलंका को जोड़ा। और पंबन ब्रिज 1914 में बना, आपके मंडपम और रामेश्वरम के बीच में, जो पंबन ब्रिज है, जो अभी हाल ही में रेनोवेट हुआ है, तो उसको वो दूसरा राम सेतु कहने लगे। ये रेलवे की देन है कि श्रीलंका के टी प्लांटेशंस, जो कि एक अंग्रेज कंपनी ने खरीद रखा था, उसको तमिल लेबरर से कनेक्ट करवाने के लिए पंबन ब्रिज बना। पंबन ब्रिज एक्चुअली एक रिजेक्टेड प्लान का आउटकम है, एक रिजेक्टेड रेलवे प्लान का आउटकम है, और वो रेलवे प्लान एक रिजेक्टेड मरीन पैसेज प्लान का आउटकम है। तो ये बहुत अहम भूमिका निभाता है रेलवे की, जो हमें सिर्फ भारत के भूगोल के प्रति ही नहीं, भारत के जो मिथोलॉजीज हैं, जो पुराण, जो इतिहास है, इतिहास इन द हिंदी सेंस ऑफ द टर्म इतिहास, उससे भारत के 19th सेंचुरी को 20th सेंचुरी को वो जोड़ता है। तो ये हमें वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू द रेलवेज। हमारे जो पॉपुलर जो वक्ता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन काफ़ी सारे लोग जिनमें एक एंटी कॉलोनियल बेंट ऑफ माइंड है, जो कि
में भी है, मैं भी तो कॉलोनियलिज्म के प्रति कोई ज़्यादा सिंपैथी तो रखता सब हूँ में ही नहीं, है वो, हाँ। सब में ही है, लेकिन जो रेलवेज़ ने हमें दिया वो तो हमें कॉन्शियसली स्वीकार करना चाहिए। तो हम वी Obviously। शुड नॉट बी सो अनग्रेटफुल कि एकदम ब्लाइंड हो जाए और देखे ही ना कि कहाँ हमें अपने प्राचीन सभ्यता के बारे में जानने को मिला है। ओके सर, कुछ फेमस ट्रेवलर्स हैं जिन्होंने इंडियन रेलवेज बिल्कुल, में ट्रेवल किया है, बिल्कुल। जिसमें मार्क ट्वेन भी हैं, जी, जी, जी। जिसमें रूडयार्ड किपलिंग भी हैं, और उन्होंने उनके बारे में खूब लिखा भी है, बहुत। और बहुत अच्छे एनेक्डोट्स भी हैं उसमें। हुँ। तो उनके थ्रू आप इंडियन रेलवेज को कैसे देखते हो? और साथ ही साथ में होता क्या है कि जब पेंट्री की आपने स्टार्टिंग में बात करी थी, तो रेलवे लैम्प करी उसमें मिलता है, बिल्कुल, खाना उसमें मिलता है, बिल्कुल। चाय की बात करी, अब जैसे कोई भी बंदा रेलवे स्टेशन पे जाएगा तो चाय पी ही लेते हैं, हालांकि वो दुनिया की सबसे बेकार चाय होती है, ऐसी मतलब उसमें कोई टेस्ट नहीं होता। पर जैसे आपने टी प्लांटेशन की बात हाँ। करी, तो टी प्लांटेशन और चाय, खाना, रेलवे, ट्रैवलिंग, और वो बाहर के राइटर्स जो इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं, तो इस पूरे जक्सटापोजिंग को आप किस तरीके से देखते या हैं? अगेन ये मेरे लिए तो बहुत ही एक अहम सब्जेक्ट है और बहुत फेवरेट भी सब्जेक्ट बन गया है मेरा ओवर द इयर्स, क्योंकि इसी चीज़ ने मुझे रेलवे के साथ इंटेलेक्चुअली कनेक्ट किया। इमोशनली, कल्चरली तो मैं कनेक्टेड था ही, हम सभी हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअली मुझे, और वो मार्क्स का जो आर्टिकल मैंने कहा था, हालांकि मार्क्स के साथ मेरी बहुत सारे डिफरेंसेस है, जो भी वो हेगल से सुनते हैं, और हेगल भी ना भारत कभी आए ना मार्क्स कभी आए, लेकिन कुछ थियोरेटिकल उनमें ज्ञान तो था ही मार्क्स में। जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज की बात उन्होंने की, रेलवेज भारत में अगर नहीं आता, यदि द्वारकानाथ टैगोर ना होते, और यदि अंग्रेजों में चाय की चाहत ना होती, पर सर क्योंकि द्वारकानाथ टैगोर से पहले की ये सारी इंजीनियरिंग तो ब्रिटिश की ही है, तो वो तो हाँ, इजीली लेकिन कर सकते थे। ये बहुत अहम सवाल है। तो यहाँ पे चाय का मामला बीच में आ जाता है, क्योंकि रेलवे भारत में लाके हम करेंगे क्या? हाँ, तो उसका ये करेंगे क्या बहुत था? अहम सवाल था कि गारंटीड रेलवेज तो आप देंगे सरकार से, लेकिन क्या पैसेंजर्स रेलवे को इस्तेमाल करेंगे? क्या फ्रेट ट्रेन्स चलाने के लिए हमारे पास माल मसाला होगा? क्या वो ट्रैफिक, कॉटन, चाय वगैरह? तो कॉटन और चाय ने बहुत अहम भूमिका निभाई शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। मेन उनका जो प्रॉफिटेबल सोर्स था वो था फ्रेट ट्रेन्स, गुड्स कैरेजेस। 1849 में शिमला को चाय के बागान के तरह एक एक्सपेरिमेंटल, शिमला को? जी हाँ, ओके। ये लोगों को पता नहीं, और इनफैक्ट अगर ये शिमला को अगर वो एक्सपेरिमेंटली यूज ना करना शुरू करते, हालांकि वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा था, क्योंकि वो चाइना के अलावा एक दूसरा एक मार्केट प्लेस और एक प्रोडक्शन हाउस ढूंढ रहे थे चाय के लिए। तो चाइना वाज द मेन प्रोडक्शन हाउस फॉर टी फॉर द ब्रिटिश, and the British were exporting opium from India to China. तो चीन को उन्होंने ओपियम की लत लगा दी थी, और अपने सिटीजन्स को उन्होंने चाय की लत लगा दी थी। तो चाय, तो चूंकि बिकॉज ब्रिटेन वाज इन्वॉल्व्ड इन 2 ओपियम वॉर्स विद चाइना थ्रू द 40s एंड द 50s, उनको एक दूसरा एक प्रोडक्शन हाउस और मार्केट प्लेस चाहिए था, और इंडिया दोनों के लिए रेडी था। शिमला का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन शिमला के वजह से जो रेलवे प्लान्स थे उनमें थोड़ी सी हमें एक तगादा वहां पे दिखता है कि रेलवे प्लान्स थोड़े स्पीडी होने लगे। और उसके बाद दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे बनता है 1878 में, तो तब तक आसाम और दार्जिलिंग में काफी अच्छे टी प्लांटेशंस भी होने लग गए थे। एंड बाय 1885 इंडिया एंड सीलोन were exporting far more than Chinese tea exports to Britain. तो इंडिया और सीलोन ने ये चाय का रेस वो जीत चुके थे 1885 1890 तक। तो वहां इसलिए टी प्लांटेशंस लिप्टन ने तब तक खरीद लिए थे सीलोन में। आपने रेलवे लैम्प करी का जिक्र किया, तो चाय अगर नहीं होता तो शायद भारतवर्ष में रेलवे नहीं आता, शायद। टी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। और अगर रेलवे भारत में नहीं आता तो एक जो कैरेजेस में जो डाइनिंग का जो कल्चर है, एक एलीट कल्चर है, वो नहीं होता। हमें कुछ एलीट डाइनिंग कंपनीज, हॉस्पिटैलिटी कंपनीज देखने को मिलते हैं, वही 70 के दशक में, जो मैंने कहा 1855 में इसकी इजाद होती है जीएफ केल्नर एंड कंपनी की, और वो मैच्योर होता है करीब करीब 75 तक, जब प्रिंस ऑफ वेल्स
भारत में आते हैं। और जीएफ कल्नर कंपनी की खूबी थी कि इनके पास मोनोपोली था अंबाला से लेके बर्दवान तक का जो लाइन है, वहाँ पे कैंटीन्स, वहाँ पे रेलवे डाइनिंग रूम्स, रेलवे के भीतर के का जो केटरिंग है और गेस्ट हाउसेस चलाने का, तो इनके पास मोनोपोली आ गई थी। और जीएफ कल्नर कंपनी वाज अ लग्जरी प्रोविजनिंग फर्म, और इनका जो ऑफिस था चौरंगी में कलकत्ता में, वो अपने आप में एक मॉन्यूमेंट था। वो बेहतरीन एक बिल्डिंग थी, और जहाँ पे 1920 तक रेफ्रिजरेशन की फैसिलिटीज आ गए थे, जो कि अब अगर लंदन का हिस्ट्री आप स्टडी करेंगे, वहाँ भी 1905 1910 में ही रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी उस स्केल पे आता है जिस स्केल पे केल्नर शायद आई थिंक 5 या 10 साल के फासले में ही वो भारत में वो लेकर आ गया था। जीएफ कल्नर एक जर्मन नागरिक थे जो भारत में आके सेटल हुए, और 55-56 में उन्होंने जीएफ कल्नर कंपनी खोला। और इसके साथ साथ और भी कुछ कंपनी थे, स्पेंसर्स जैसे। व्हाइट कलर का डाइनिंग टेबल जी के हाँ, ऊपर वो कपड़ा, वो जो सेरामिक स्टार्ट प्लेट्स, किया था। पोर्सलिन का क्रॉकरी, कटलरी, एप्रन जो आप पहन के आते हैं, एकदम स्टार्च्ड आपका यूनिफॉर्म रहता है, बैजेस रहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, आप कभी-कभी टेलीग्राफ भी कर देते हैं कि अगले स्टेशन में आपको खाना मिल जाए। तो इस स्टेशन में आप, इस बड़े स्टेशन में आप, प्रयागराज में आप अगर टेलीग्राफ करें तो आपको कानपुर तक शायद खाना मिल जाए। इस किस्म की फैसिलिटीज उस जमाने में वो प्रोवाइड करता था। खड़गपुर में, आसनसोल में, बर्दवान में, इलाहाबाद में, कानपुर में वो अपने डाइनिंग रूम्स, मतलब रेलवे के बाहर, ट्रेनों के बाहर अपने डाइनिंग रूम्स और अपने डाक बंगलोज, अपने गेस्ट हाउसेस चलाता था। तो बहुत पावरफुल एक कंपनी थी। और इन्होंने वो रेलवे के साथ क्विजीन को जोड़ा। रेलवे लैम्प करी तो कुछ खास कोई क्विजीन है नहीं, लेकिन उसका मिथोलॉजी इतना स्ट्रांग हो गया है कि आप रेलवे के मेमोरीज से खाने को अलग नहीं कर सकते। ठीक है। तो एक एलीट डाइनिंग का एक माहौल आ गया था। हालांकि कुछ उसमें एलीट खाना होता नहीं था, वो कोल्ड कटलेट्स होते थे और कुछ सूफले वगैरह जैसी चीजें होती थी, लेकिन वो एक्सपीरियंस बहुत नायाब था लोगों के लिए। अब इस कहानी को मैं सिर्फ नॉस्टैल्जिया के पर्सपेक्टिव से नहीं देखता। ये जो रेलवे में जो खाने का जो एंगल है और चाय का जो एंगल है, इसको मैं थोड़ा सा एक इकोनॉमिस्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक कल्चरल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से जब मैंने देखा, मैंने पाया कि उसी वक्त एक और शिल्प का इजाद हो रहा था, और वो है गोस्ट स्टोरीज, भूत की कहानियां जो रेलवे से जुड़ने लगी। क्या वजह है कि चाय, रेलवे लैम्प करी और भूत की कहानियां एक ट्रायंगल बनाते हैं रेलवे में। और मैंने पाया कि शायद ये कहीं ना कहीं फैमिन्स का बहुत बड़ा हाथ है कि जब अंग्रेज हुकूमत देख रही है कि एक तरफ हम इतना ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं ब्रिटिश सिविलाइजेशन को फैलाने में, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मिलियंस वहीं पे मारे जा रहे हैं फैमिन्स के लिए, और हम बचा नहीं पा रहे हैं। 1890 में मार्क ट्वेन आते हैं। मैंने इससे पहले लुई थियोफिल रूसले का जिक्र किया 1870 के दशक में। तो ये अमेरिकी सैलानी, फ्रेंच सैलानी, ये लोग आ रहे हैं और ये ट्रैवलर्स लिख रहे हैं। मार्क ट्वेन इंसिडेंटली दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के बारे में बहुत बखूबी लिखते हैं। वो कलकत्ते से दार्जिलिंग तक जाते हैं। यहाँ पे किम, मैंने कहा आपके पास है, तो किम भी पूरे भारत में काफी जगह ट्रेनों में घूमता है। अंबाला से लाहौर, एग्जैक्टली फिक्शनल कैरेक्टर है, उसके साथ एक टिबेटन लामा भी घूमता है। तो वो एक बिल्डिंग्स रोमान है, वो एक नौजवान के आगे बढ़ने की कहानी है और भारत के आगे बढ़ने की भी कहानी है। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे लोग पीछे भी रह जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जी भी नहीं पा रहे रेलवे की वजह से। तो ये खौफ जो था हुकूमत छूट जाने का, हाथ से जायदाद चले जाने का जो खौफ है, जो हाउंड ऑफ द बास्केटबॉल्स में हमें फॉर एग्जांपल दिखता है। इनफैक्ट मैं अपने इंट्रोडक्शन में जिक्र करता हूँ कि मेरे कुछ इंस्पिरेशन तो भारत की पटभूमि से लिए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी इंस्पिरेशन है जो बाकी लिटरेचर से लिए गए हैं, जैसे ऑस्कर वाइल्ड हो या जो शर्लॉक होम्स सीरीज है, सर हेनरी बास्करविल जो चार्ल्स बास्करविल के नेफ्यू हैं, तो उनको भी एक हार्ट कंडीशन जैसा होने लगता है। उनके चाचा को तो हार्ट कंडीशन था ही, और वो हाउंड के भय से वो मर जाते हैं। तो सिमिलर एक कंडीशन भारत में भी घट रहा था, जब इनफैक्ट किपलिंग खुद 2 या 3 भूत की कहानियां लिखते हैं जो रेलवे डाक बंगलोज में स्थित हैं। एक कहानी का नाम है माय ओन
ट्रू गोस्ट स्टोरी। सत्यजीत रे एक बहुत खूबसूरत भूत की कहानी लिखते हैं जिसका नाम है फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट। हालांकि वो लिखते हैं 1970 में और 1982 में लिखते हैं वो इट इज़ सेट इन 1970। और ये कहानी मैंने काफ़ी जगह पे बोला है, तो लोग मुझे ये कहानी सुनाने को कहते हैं एज इफ़ ये मेरी कहानी है कि सत्यजीत रे कहते हैं कि एक बंगाली भद्रलोक है, वो रायपुर जाते हैं। उस दौरान छत्तीसगढ़ में आप जानते हैं कि थोड़ा एक आंदोलन छिड़ रहा था, लेकिन ये भद्रलोक ऐसे चीज़ों से बिल्कुल नावाकिफ़ है, उसे आंदोलन से कुछ कोई परवाह नहीं, वो अपने आप को अंग्रेज़ समझता है 1970 में। और वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में वो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ से वो कलकत्ता लौट रहा है और वहाँ पे उसे एक अंग्रेज़ मिलता है और वो बहुत खुश है, मेजर डेवनपोर्ट। लेकिन खुलासा होता है कि अंग्रेज़ एक भूत है, 1932 में ये मर चुका है। और आखिर में खुलासा होता है कि ये भूत कोई और नहीं, उसका अपना दोस्त है पुलकेश सरकार। सॉरी फॉर द स्पॉइलर। लेकिन ये जो कहानियाँ जुड़ गई हैं, बेगुन कोडोर नाम का एक आप पाएंगे कि एक हॉन्टेड रेलवे स्टेशन है बंगाल में। कुछ और भी हॉन्टेड रेलवे स्टेशन भारतवर्ष में है। 1967 में बेगुन कोडोर को अबैंडन कर दिया गया क्योंकि वहाँ के स्टेशन मास्टर ने कहा कि उन्होंने किसी फैंटम को स्पॉट किया था, कोई भूत की स्पॉटिंग हुई थी। रस्किन बॉन्ड की कहानियों में रेलवे और भूतों का जिक्र साथ साथ होता है। आर के नारायण का जो मालगुड़ी स्टेशन है, जो अरासुलू जंक्शन में अभी तब्दील किया गया है, तो मालगुड़ी जो स्टेशन है, हालांकि वहाँ पे कोई रियल भूत नहीं है, लेकिन हमारे चाइल्डहुड का वो एक डिस्टेंट मेमोरी बन के रह गया बहुतों के लिए। शायद आपके लिए, मेरे लिए, हमारे दोस्तों के लिए, शायद नया जनरेशन उससे डिप्राइव्ड है अभी भी। तो ये जो कुछ खोने का डर है, ये जो ट्रॉमा है, ये मैनिफेस्ट करता है भूतों की कहानियों में। शायद उसमें कुछ भूत सही निकले, शायद ना निकले। और भूत शब्द का अर्थ ही होता है पास्ट, तो पास्ट जब प्रेजेंट में मैनिफेस्ट कर रहा है। जाक डेरिडा मशहूर किताब लिखते हैं स्पेक्टर्स ऑफ मार्क्स करके, 1992 में वो छपी थी। तो उसमें भी वो ऐसे समझाते हैं कि स्पेक्टर का अर्थ क्या है। मार्क्स कहते हैं कि अ स्पेक्टर इज हॉन्टिंग यूरोप, द स्पेक्टर ऑफ कम्युनिज्म। लेकिन स्पेक्टर के बहुत सारे बाकी अर्थ भी होते हैं। तो ये भूत भी एक किस्म का स्पेक्टर है। जब हम चाय की बात करते हैं और शिमला की बात करते हैं, तो हम कैसे ना कर्नल बरोक की बात करें। मैं उसी पे आता हूँ, बस एक सेकंड में आपको रोक रहा हूँ। एक्चुअली में क्या था कि शिमला मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। और हम बहुत घूमे हैं शिमला में। और रातों रात घूमे रातों रात इन द सेंस की बावलों के जैसे। तो एक बार क्या था कि शिमला में नीचे टनल है, जो नया बस स्टैंड बना है उसके जस्ट ऊपर, और जो रेलवे स्टेशन है उसके जस्ट नीचे। तो मैं और वहाँ पे कुछ बच्चे लोग थे, हमने सोचा कि चलो वहाँ टनल में घूम के आते हैं। अच्छा। तो बच्चे वहीं के थे, शिमला के, तो बोल रहे थे यहाँ भूत है, और भूत अंग्रेज भूत है। अंग्रेज भूत है? क्या वो कर्नल बरोक का भूत है? इंडियन भूत भी नहीं है यहाँ मत जाना। तो कर्नल सॉरी, मैं 10 सेकंड और लेता हूँ। तो जब वहां से हम गुजरते थे, बिल्कुल जंगल के पास से थोड़ा, बिल्कुल, पर वहां पे ऐसा भूत ऐसा हमारे कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। पर ये स्टोरी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। अभी जैसे आप कर्नल बड़ौक की बात करोगे, तो कर्नल बड़ौक के साथ साथ मैं चाह रहा हूँ कि आप ये भी समझाएं कि जब हिमालयाज में या हिल्स में जब रेलवेज गई है, तो वहां पर कितने लोगों का एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ है। वहां पर गोरा साहब के लिए तो वो सारा सही हुआ, बिल्कुल, हाँ, पर वहाँ एक्सप्लॉयटेशन भी कितना ज्यादा है। यहाँ पे मैं एक इनका जिक्र करना चाहूँगा। तो पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ इनके आत्मा से, इनके डेवोटीज से, जो इतिहासकार है, महान इतिहासकार है इयन जेकर, क्योंकि इनका नाम मुझे सबसे पहले लेना चाहिए था। इन्होंने कम से कम 3, मेरे ख्याल से 4 किताबें लिखी हैं भारतीय रेल के इतिहास पे। और मेरे नॉलेज में इन्होंने बहुत अच्छा आकलन दिया है कि जब रेलवे कंस्ट्रक्शंस हो रहे थे महाराष्ट्र में और डेक्कन के यहाँ पे एस्टिमेट लगाया गया था कि हर मील पे करीब 25 से 30 लोगों ने दम तोड़ा है। ये एक एवरेज है हर मील पे। ओह माय गॉड। हर मील के कंस्ट्रक्शन में करीब 25 से 30 लोगों ने दम तोड़ा है। और जब हम दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, तो हम वहाँ पे बिहार, उड़ीसा, आंध्रा से लोगों को आते हुए देखते हैं। जब हम लाहौर मुल्तान का रेलवे कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, वहाँ पे हम
शायद महाराष्ट्र या कर्नाटका से लोगों को पाते हैं, तो लोग भी डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं। आप कह सकते हैं कि अंग्रेज सरकार उनको पकड़ के डिस्प्लेस नहीं कर रही है, लेकिन चूंकि एम्प्लॉयमेंट इतना स्केर्स है, इंडस्ट्रीज में उनको काम नहीं है, उनके अपने जो विरासती जो कारोबार है वो उनसे छिन चुका है, तो वो रेलवे कंस्ट्रक्शन में वो काम आ रहे हैं। और रेलवे कंस्ट्रक्शन बहुत ही डिफिकल्ट मैटर है। ये कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया जाता था, और कॉन्ट्रैक्टर्स एक्सप्लॉयटेटिव लोग हमेशा नहीं होते थे। ऐसा नहीं कि कोई अंग्रेज है इसलिए वो एक्सप्लॉयटेटिव है, लेकिन उनको भी बहुत सारी चीजों से जूझना पड़ता था। कॉलेरा है, मलेरिया है, और 19वीं सदी वो अभी भी वो सदी है जब एक आम यूरोपियन की आयु यहाँ पे 4 से 5 मॉनसून है, या तो वो चला जाएगा उसके बाद, या फिर वो अगर टिक गया तो टिक गया, उसमें इम्यूनिटी आ गई, या फिर वो कहीं और सुधार जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि लोगों के पास इम्यूनिटी हो। तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस एक बहुत ही खौफनाक बिजनेस है। वहां पे आपको इनह्यूमन कंडीशन से जूझना पड़ता है, खास करके जो स्टीप चट्टाने होती हैं, दार्जिलिंग और कालका के शिमला रेलवे के जो चट्टाने हैं, जो टनल्स वहां पे आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो कर्नल बरोग एक बहुत ही होनहार इंजीनियर थे, बहुत ही ईमानदार आइडियलिस्ट किस्म के इंजीनियर थे। इन्होंने शिमला के बहुत सारे टनल्स बनवाए। टनल नंबर 33 में ये फंस गए। इन्होंने दोनों तरफ से कंस्ट्रक्शन करवाने का प्रयास किया। ये बहुत आम तरीका था। इनफैक्ट जो भोर घाट रेलवे जो है, जो महाराष्ट्र में बना गया, जिसके बारे में आज जिक्र कर नहीं पाए, टाइम नहीं था, 1860-70 के दशक में ये बनने लगा था, बन चुका था। ये भी दोनों तरफ से टनलिंग हो रही थी। ये कोई गलत या नया तरीका नहीं, गलत इंजीनियरिंग नहीं है। लेकिन वो टनल मिला नहीं 33। अब ये स्कैंडलाइज्ड हो गए क्योंकि ये बहुत ही ईमानदार है, और अगर ईमानदार अगर अंग्रेज हो तो वो अपने आप को ही पीटेगा, अपने आप को ही पनिश करेगा उस जमाने का। तो ये गए, इन्होंने शायद पनिशमेंट एक्सपेक्ट किया, तो इनको 1 रुपए का फाइन कर दिया गया। ये और सदमे में आ गए और इन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये एक लेजेंड है। कर्नल बरोग का एग्जिस्टेंस हमें मिलता है ऑब्वियसली, लेकिन कितना इनके मृत्यु के साथ जो जुड़ा हुआ जो कहानी है, कितना इसकी सत्यता है, मुझे आज तक सच में नहीं मालूम। और भूत है कि नहीं है, ये आप डिसाइड करें। कहानी पूरा करते हैं तो उसका जो फेथफुल जो डॉग है, वो आके विलेजर्स को ये खबर देता है अपेरेंटली कि बरोग साहब ने आत्महत्या कर ली है। तो डॉग ने, कुत्ते ने अपने भाषा में समझाया, और उसके बाद उस टनल को कंप्लीट किया बाबा भलखू ने। बाबा भलखू एक छड़ी लेके आते थे। वो कुछ कहते हैं कि वो यूपी से आए थे, कुछ कहते हैं बिहार से आए थे, आरा के आसपास से आए थे। तो मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं वो कहाँ से आए थे। बाबा भलखू छड़ी लेके, छड़ी से चट्टानों को हल्का सा पीट के वो बता सकते थे कि कहाँ पे टनलिंग ठीक रहेगा। और वहां पे बाद में बाबा भलखू को भी एक म्यूजियम में एक ऑनर किया गया है शिमला में। टनल नंबर 33 उन्हीं के नाम से शायद। जी हाँ, बाबा भलखू म्यूजियम उन्हीं के नाम से। तो टनल नंबर 33 हॉन्टेड है और सबसे लंबा टनल है। 1100 आई थिंक मीटर, 1140-45। उसी टनल में गोली मारी ना बड़ोग ने। हाँ। तो उसी टनल में अंग्रेज भूत घूमता है। और अभी तो मैंने सुना है कि मसूरी में भी अंग्रेज भूत किसी टनल में घूमता है, हालांकि मसूरी में रेलवे नहीं है। तो पर ये इंटरेस्टिंग है सर कि देहरादून से मसूरी वो रेलवे लेके आने वाले थे। जी हाँ, तो वो उन्होंने आई थिंक देहरादून का जो रेलवे लिंक है वो 1902 में खुला, वही कालका शिमला के दौरान ही खुला, लेकिन मसूरी तक वो कभी रेल बिछ नहीं पाई। उसके भी रीजंस थे। पर वो अंग्रेज भूत तो सर लैंसडाउन में भी है, और लैंसडाउन में तो ये बोलते हैं कि लैंसडाउन खुद घूमता है रात में, और कोई भी गार्ड वगैरह अगर सो रहा होता है तो उसके कान के नीचे मारता है। ये तो स्टोरी है। सो लास्ट में सर इंडियन सिनेमा, हॉलीवुड सिनेमा एंड इंडियन रेलवेज जी, जैसे आप कोई भी फिल्म देख लो, वेस एंडरसन की दार्जिलिंग प्राइवेट लिमिटेड देख लो, अपनी आप देख लो शोले देख लो जी, बिल्कुल, चल छैया देख लो, कालका वाली, और मतलब रेलवेज का इतना ज्यादा इस्तेमाल है, उसको आप कैसे देखते हैं मूवीज में? एक्चुअली जैसे मैंने, और इसको मैंने गांधीयन इरा से जोड़ के देखा है अपने किताब में, और आज भी मेरा पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा बदला नहीं है। ये एक अलग किस्म का इमेजिनेशन है भारत का। ये भी एक इमेजिन कम्युनिटी को दर्शा रहा है कि रेलवे एक डायनामिक इमेज है, वो एक स्टिल इमेज नहीं है, वो मूव कर रहा है। चाहे वो बर्निंग ट्रेन हो,
चाहे वो शोले हो, वो तो पूरी फिल्म ही पूरी फिल्म एक ट्रेन में ही बसी हुई है। दिल से में ट्रेन इसका काफ़ी अच्छा उपयोग है, खास करके शुरुआत के 1 घंटे में। और वो एक अलग किस्म का इमेजिन कम्युनिटी, दिल से खास करके आप देख रहे हैं कि वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में कुछ मूवमेंट्स हैं, एंटी स्टेट मूवमेंट्स चल रहे हैं, और रेलवे वहाँ पे पेनिट्रेट कर रहा है। तो एक तरफ से स्टेट बेस्ड एजेंसी वहाँ पेनिट्रेट कर रहा है, लेकिन लोगों के दिल तक पेनिट्रेट नहीं कर पाया है। तो वो एक मैसेज दे रहा है कॉन्ट्रडिक्शन का, कि रेलवे इज़ अ साइन ऑफ मॉडर्निटी, लेकिन मॉडर्निटी लोगों तक वो प्रॉमिस अभी तक नहीं पहुंचा पाया है, फुलफिल नहीं कर पाया उस प्रॉमिस को। साथ ही साथ वो जैसे सोशल मीडिया लोगों को कनेक्ट करता है, रेलवे का इमेज लोगों को कनेक्ट कर रहा है आसाम से या नॉर्थ ईस्ट से। तो जो ब्लाइंड स्पॉट्स हमारे हैं, रेलवे का जो एक एस्थेटिक ट्रोप है वो हमें वहाँ तक ले जा रहा है। जस्ट लाइक रेलवे इज टेकिंग अस टू रामगढ़ in Sholay. Ramgarh is a out of the place township where Gabbar has his mafia dam. It's his pseudo kingdom, and it is an independent India. तो गब्बर एक कॉलोनियल लॉर्ड का भी रोल प्ले कर रहा है, एक गुंडा का भी रोल प्ले कर रहा है, एक एंटी हीरो का भी रोल प्ले कर रहा है। बहुत सारे रोल्स एक साथ वो प्ले कर रहा है, और रेलवे हमें एक आउट ऑफ द वे टाउनशिप तक लेकर जा रहा है, जहाँ पे सिविलाइजेशन अभी तक पहुँचा नहीं है, हमें पहुँचाना है। यानी जया और वीरू को वहाँ पे सिविलाइजेशन लेकर जाना है। और जब आखिरी सीन में जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी आते हैं, तो आई थिंक वो भी ट्रेन के डिब्बे में वो शूट बैठी हुई होती है वहाँ पे लास्ट में। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है डीडीएलजे में भी, तो डीडीएलजे में भी है। डीडीएलजे का मैंने एक इस पे 2-4 ऐसे मेरे छपे हुए मेरी किताब में भी है कि ये डीडीएलजे की शुरुआत होती है किंग्स क्रॉस में, और उसका जो एंड का जो सीन है वो भटिंडा में, या जो आई थिंक अटारी में शूट हुआ था। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, मुझे भी याद नहीं कौन सी जगह पे शूट है, लेकिन सरसों वाला सीन तो हरियाणा। हाँ, तो वो तो गुड़गांव में शूट हुआ है, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मैं रेलवे की बात कर रहा हूँ। वो रिप्रेजेंट करता है भटिंडा को, रिप्रेजेंट करता है पंजाब को, माने भारत के एक टाउनशिप को, लेकिन वो दरअसल जा रही है डायस्पोरा में वापस। तो सिमरन जहाँ से आई थी, डायस्पोरा से भारत आई थी चंद दिनों के लिए, अब वो वापस डायस्पोरा जा रही है। तो रेलवे का जो न्यू लिबरल एस्पिरेशन है, वो डीडीएलजे जान के या अनजाने में मेटाफोरिकली बहुत बखूबी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमें जब हमने फिल्म देखी थी पहली बार, तो शायद हमें उतना एहसास नहीं होगा, तब तो हमने मिशेल फूको और जैक डेरिडा और जैक लकान ये सब नहीं पढ़ा था, तो साइकोएनालिसिस के बारे में ज्ञान नहीं था। लेकिन अनकॉन्शियस इमेजेस क्या क्या कन्वे कर सकते हैं हमारे देश के साइकी के बारे में, ये कुछ हद तक मैंने डीडीएल जैसे समझा। लेकिन मेरे नॉलेज के मुताबिक, मैं जितना मुझे पता है, मैं क्रेडिट देना चाहूँगा सत्यजीत रे को, क्योंकि रेलवे का जो इमेजरी है उन्होंने भारत में पॉपुलराइज किया। तो यहाँ पे आई एम गिल्टी ऑफ माई बंगाली आइडेंटिटी गेटिंग प्रोमोटेड, तो वो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। भद्रलोक तो होगी, तो मेरा जो भद्रलोक जो एस्पायरिंग जो वो है वो बाहर आ रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन सत्यजीत रे को वेस एंडरसन ने भी ट्रिब्यूट दिया है अपने दार्जिलिंग लिमिटेड में, जहाँ पे आप देखेंगे कि दार्जिलिंग लिमिटेड में 3 भाई भारत में आते हैं, रेल में सफ़र कर रहे हैं, और पीछे सत्यजीत रे का एक तस्वीर लगा हुआ है, यानी कि वो ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं। वो इस फिल्म को भी और तीनों भाइयों को भी आशीर्वाद दे रहे हैं। पौथेर पांचाली से सिलसिला शुरू होता है, जहाँ पे वो आइकॉनिक सीन रेलवे का, वो कोयले का सीन देखता हुआ बच्चे भागते हुए जा रहे हैं। और वो कितने आप देखेंगे अभी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में कितने सारे उसके स्केचेस और रीमेक्स छाए हुए हैं आज भी। तो आज के जनरेशन के आर्टिस्ट्स को भी कितनी प्रेरणा दे रहा है। एक फिल्म है सोनार किला, द गोल्डन फोर्ट्रेस, या फेलुदा की फिल्म है। फेलुदा को काफ़ी लोग आजकल जानने लगे हैं, तो बोलना आई थिंक इट्स ओके टू टॉक अबाउट फेलुदा। तो वहाँ पे सोनार किला 1974 में बनती है, शोले से 1 साल पहले। और एक बहुत आइकॉनिक सीन है जहाँ पे एक कैमल कैरावन, एक मोटर कार का कॉन्वॉय, या 2-3 मोटर कार, या आई थिंक 1 मोटर कार, और रेलवे, 3 ट्रांसपोर्ट के जोन्स और 3 टाइमलाइंस मिलते हैं। मोटर कार जा रहा है आप कह सकते हैं फ्यूचर में, जो कैमल कैरावन जा रहा है वो पास्ट में जा रहा है, और रेलवे कहीं ना कहीं बीच में फंसा हुआ है। वो एक अमेजिंग एक दृश्य प्रेजेंट करता है, जो बाद में हॉगवर्ट्स में इस्तेमाल हुआ, क्योंकि हॉगवर्ट्स का जो एक्सप्रेस है, हैरी पॉटर का जो हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस है,
वो आपको कहाँ ले जा रहा है, वो एक मैजिकल दुनिया में ले जा रहा है। इसको काफी साल पहले सत्यजीत रे ने एंटिसिपेट कर लिया था सोनार किला में, वो भी एक आइकॉनिक सीन है, बहुत सारे स्केचेस में वो लोगों ने उसको दर्शाया है। आप गए वहाँ पे हॉगवर्ट्स वाली लोकेशन पे, स्कॉटलैंड? नहीं, मैं नहीं गया हूँ। मैं 9 3/4 प्लेटफॉर्म में गया हूँ जो कि किंग्स क्रॉस में, मैं स्कॉटलैंड तक नहीं पहुंचा। माता मार के देखा उसमें कि अंदर जाते हैं कि नहीं? कोशिश की थी पर स्कॉटलैंड तक नहीं पहुंचा मैं। तो खैर, जो मैं कहना चाह रहा था कि एट द रिस्क ऑफ प्रमोटिंग यू नो माय बंगाली आइडेंटिटी और आवर जॉइंट नॉर्दर्न आइडेंटिटी, सत्यजीत रे ने सच में रेलवे का जो रस है उसको निचोड़ के लोगों के सामने वो लेकर आया। नायक नामक एक फिल्म है, उत्तम कुमार उसमें मेन प्रोटैगनिस्ट है, मेन लीड प्ले करते हैं, और कुछ हद तक एक हीरो के लाइफ पे ही बनी हुई। उत्तम कुमार बंगाल के नामची हीरो थे, हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने अभिनय किया है, और उनके लाइफ पे ही वो काफी हद तक वो फिल्म बनी हुई। 1969 में शायद वो रिलीज करी थी, राजधानी से 1 साल पहले या उसी साल शायद राजधानी भी खुली थी। तो ये नायक, सोनार किला, पौथेर पांचाली, आगंतुक जो उनकी आखिरी फिल्म है, सारे फिल्मों में रेलवे का एक निचोड़ हमें देखने को मिलता है। एक फिल्म जिसने मेरे और शायद बहुतों के दिल को छुआ है अमूल के एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, वो है मंथन। तो यहाँ आपको थोड़ा पश्चिम की तरफ लेकर जाऊंगा, गुजरात की तरफ। तो क्योंकि अभी गुजरात से हमारे सारे जो भी इन्फ्लुएंशियल भाई बहने हैं, तो उनको शायद अच्छा लगे ये सुन के कि ये जो मंथन फिल्म है, इसने कितने खूबसूरती से रेलवे को दर्शाया कि एक गाना हो रहा है, मेरो गांव काथा पाड़े जहाँ दूध की नदियां बहे, और रेलवे इस शहर में आ रहा है, और दूध की नदियां बह रही है, और एक इंडस्ट्रियलिस्ट वर्गीस कुरियन इस शहर में आ रहे हैं। तो रेलवे को ऐसे इमेजेस से हम अलग नहीं कर सकते। बहुत लोग जब टेक्नोक्रेटिक नेशनलिज्म की बात करते हैं कि रेलवे ने कहाँ ब्रिजेस खोले, कितना ट्रैक लेंथ का कितना डबलिंग हुआ, कवच सुरक्षा सिस्टम की बातें करते हैं, तो ये सब बहुत जरूरी बातें हैं समाज को जोड़ने के लिए। एक रेटरिक, एक पैट्रियोटिक रेटरिक बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो तरह तरह के जो कल्चरल इमेजेस हैं, जिनके ऊपर हम बड़े हुए हैं, इन पायदान को हम हटा नहीं सकते। तो इस वजह से मैंने इनसे मेरी किताब की शुरुआत की थी। जाते जाते मैं कुछ सीरियस मुद्दों पे गया था, और कुछ नायाब तथ्य भी जानने को मिले थे। जैसे हम सोचते हैं कि रेलवे सिर्फ अंग्रेजों ने चलाया, लेकिन आज हमने जिक्र किया कि प्रिंसली स्टेट्स के भी रेलवेज थे, पोर्चुगीज के भी रेलवेज थे, और इनफैक्ट गोवा वाला, और वो रेलवे उन्होंने तैयार किया था सॉल्ट के वजह से, क्योंकि वो सॉल्ट ट्रेडिंग करना चाह रहे थे बम्बई प्रेसिडेंसी के साथ। तो सॉल्ट की वजह से वो रेलवे शुरू किया था, शॉर्ट डिस्टेंस पे था, लेकिन वो ब्रिटिश इंजीनियर ने ही बनाया। ये ब्रिटिश इंजीनियर्स ने बनाया था 1870 के दशक में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि 1947 के बाद भी ये रेलवे ऑपरेशनल था। तो ये लास्ट कॉलोनियल रेलवे था भारतवर्ष में, अगर आप देखें तो। फ्रेंच ने चंदन नगर में रेलवे बनाया, और इंटरेस्टिंग बात है कि वहाँ के रेलवे प्लेटफॉर्म में, स्टेशन में अगर आप चले जाते तो आप अंग्रेज हुकूमत के जुरिस्डिक्शन से अलग हो जाते। तो जो भी भाग रहे होते हैं, जो रेफ्यूजीज हुआ करते थे, तो उनका चंदन नगर प्लेटफॉर्म एक बहुत फेवरेट हाइडिंग स्पॉट हुआ करता था। तो ऐसे कुछ किस्सों से मैंने अपनी किताब को शुरू किया था, और जाते जाते इकोनॉमिक्स, फिर कल्चरल रिप्रेजेंटेशंस, इसमें मैं आया था। तो आज काफी सारी यादें आपने ताज़ा कर दी। अभी he also want to ask something। अच्छा, बिल्कुल। मैं एक टॉपिक छूट गया, जो पार्टीशन एंड रेलवेज है। ये पार्टीशन के हम देखते हैं कि मतलब पार्टीशन के टाइम की जो कई नॉवेल्स है या कई बुक्स है, उनमें रेलवेज का जिक्र आता है। जैसे खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान है, विष्णु साहनी की हम देश की है। तो रेलवेज का वहां पे जैसे दो तरीके से है। एक तो रेलवे मीडियम था कि जैसे पॉपुलेशन एक्सचेंज का है, जो माइग्रेशन का था, और दूसरा ये भी है कि मतलब रेलवेज के थ्रू एक ये हुआ जो वॉयलेंस परपेचुएट हुआ इस तरीके से कि मतलब अगर इंडिया की साइड से पाकिस्तान में रेलवे जा रही है और उसमें वो डेड बॉडीज देख रहे हैं, तो वो सोचते थे कि हम भी इसका बदला लेंगे और उनसे ज्यादा डेड बॉडी दूसरी साइड पहुंचाएंगे। तो पार्टीशन और रेलवेज को आप कैसे देखते हो? मैं ये पूछना, ये काफी एक्चुअली इस पे एक किस्म का सैचुरेशन तक कम से कम मैं पर्सनली थोड़ा पहुंच गया हूँ। तो ये सब्जेक्ट ऐसा तो नहीं है कि मैं अवॉइड करता हूँ, लेकिन और अगर अवॉइड करें इस सब्जेक्ट को, तो ये जो भीष्म साहनी
खुशवंत सिंह, सादत हसन मंटो, इन सब की जो बेहतरीन कहानियां हैं, कसरी नफीसी फॉर एग्जांपल, एक कहानी हॉस्पिटैलिटी डिलेड करके ट्रांसलेट किया गया था सादत हसन मंटो का, मैं रेकमेंड करूंगा लोग पढ़े। बहुत ही बिटर, एक सिनिसिज्म भरा एक ह्यूमर है, डार्क ह्यूमर। डार्क ह्यूमर का आजकल कुछ और मतलब निकल गया, लेकिन डार्क ह्यूमर अर्थात एक आपको अंदर से झिझोड़ के रख देगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हंसी आएगी, लेकिन हंसने से आप डरेंगे क्योंकि इतनी खौफनाक हंसी है उसमें। हॉस्पिटैलिटी का अर्थ है कि आप जो डेड बॉडीज का जिक्र आप कर रहे हैं उसको उन्होंने हॉस्पिटैलिटी कहा है, कि आज हमसे कोई कसर में कमी रही है क्योंकि आज हम उतना हॉस्पिटैलिटी नहीं कर पाए आपका, कल कर देंगे। तो ये है ये कहानी। मैं आगे नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि आजकल बोलते हुए भी मुझे बहुत अंदर से तकलीफ महसूस होती है। मैं जितना कहता हूँ या जितना मैं आजकल करता हूँ कि इसको ज़्यादा को मॉडिफाई ना करूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको ज़्यादा सिंबल्स के तौर पे देखूँ, ना कि एक्चुअल वायलेंस के तौर पे देखूँ, क्योंकि वो एक कोमोडिफिकेशन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हो जाता है बिना चाहते हुए भी। तो मंटो की कहानी एक बहुत आइडियल कहानी है, उसमें बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कहा जा रहा है। Whereas ट्रेन टू पाकिस्तान, उसके नाम में ही बहुत कुछ है, उसके टाइटल में भी और उसके प्लॉट में ही बहुत कुछ है। एक रोमांटिक स्टोरी जो कि एक नेशनल एलिगरी भी है। इट इज़ अबाउट लवर्स who are separated by partition. It is about a village, Manu Majra, that gets partitioned. तो कैसे देखता हूँ ये मैंने अपने एक चैप्टर में लिखा है, उसका नाम दिया था मैंने डम वेटर्स ऑफ पार्टीशन। मेरे कहने का अर्थ था कि रेलवे के पास कोई एजेंसी नहीं थी। एंग्लो इंडियंस ट्रेन चला रहे थे क्योंकि उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया तो था, लेकिन बाद में उनको अपनी ड्यूटी का भी एहसास रहा तो वो ट्रेन चला रहे थे। और भारत के जो बाकी आइडेंटिटीज थे, खास करके जो प्रधान दो आइडेंटिटी है, वो अपने एनिमोसिटी में पड़े हुए थे। तो ट्रेन्स के पास, रेलवे के पास कोई अपना एजेंसी नहीं था अपने आप को डिटरमिन करने का, तो इसलिए मैंने उनको डम वेटर्स कहा है। अब आगे आप समझदार हैं तो आप थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये मेरे लिए। आज 2017 में 18 में शायद बोल देता, लेकिन आज थोड़ा सा बचता हूँ मैं। क्या हो गया सर? क्या गड़बड़ हो गई? किससे डर रहे हो आप? लोगों से, सियासतदानों से, हुक्मरानों से? जी बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में हम देखते हैं कि रेलवे का एक मतलब पॉलिटिकल, मैं यूज नहीं कहूंगा, बट हम देखते हैं कि जैसे मतलब लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मिनिस्टर थे, फिर कोई हादसा होता है, फिर वो मोरालिटी के ग्राउंड पे रिजाइन कर देते हैं। फिर हम बाद में देखते हैं कि मतलब एक क्रेज होता है कि जो मिनिस्टरशिप होती है कि हमें रेल मिनिस्ट्री चाहिए। जैसे हम बिहार के पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, नीतीश कुमार हो गए, चिराग पासवान के जो फादर साहब थे, रामविलास पासवान वो हो गए, या फिर लालू यादव हो गए जो रेल मिनिस्टर्स। ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया। हाँ, ममता, मैं बिहार बोल रहा था तो। और फिर मतलब जो नेमिंग होती है जो रेलवेज की, जैसे मतलब गरीब रथ लालू यादव के टाइम पे आई, फिर जैसे पूजा एक्सप्रेस है, चेतक एक्सप्रेस है जो उदयपुर की साइड जाती है। तो मतलब आप पॉलिटिक्स और रेलवे को, एक तो जो रेलवे की जो नेमिंग है कि मतलब किस तरीके से नाम दिए जाए, उसके बिहाइंड की पॉलिटिक्स को कैसे देखते हो? और एक ये कि मतलब रेलवेज को मतलब जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इंस्ट्रूमेंटलाइज कैसे करते हैं अपने पॉलिटिकल गेम्स के लिए, उसको कैसे देखते हो? मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूँ इसलिए मुझे नहीं मालूम, बट साहब आप और मैं, हम दोनों एक ही संस्था से कभी जुड़े थे। आप अभी जुड़े हैं उस संस्था से, मैं भी था। बहुत एक खूबसूरत लेगेसी से हम दोनों, वी आर वेरी प्रिविलेज्ड कि हम उस लेगेसी को बिलोंग करते हैं। तो आप क्रिटिकली इतने अच्छे तरीके से आप सोच रहे हैं। तो पॉलिटिक्स का जब जिक्र होता है, आप और मैं बात कर रहे थे कि टैगोर बोलते हैं कि क्या हम इंटीग्रिटी और यूनिटी की बात कर सकते हैं बिना पॉलिटिकल आइडेंटिटी के, या बिना पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंटैलिटी के? आइडेंटिटी तो रहेगा, खैर इंस्ट्रूमेंटैलिटी हमेशा जोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं इस तरह से देखता हूँ कि हम बहक जाते हैं या उस इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, या हम कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो जाते हैं जो पॉलिटिकल रेटोरिक है, चाहे कोई भी रजीम का हो। ये कोई रजीम स्पेसिफिक कमेंट मेरा ना समझ ले कोई, क्योंकि हमारे देश में रेलवे के इतिहास को लेके शायद लिटरेसी और ज़्यादा हो सकती है, ऐसा मैं समझता हूँ। इनफैक्ट मैं अपनी भी लिटरेसी की बात कर रहा हूँ, मेरी भी लिटरेसी बढ़ सकती है और उसी प्रयास में मैं हूँ। लिटरेसी का अर्थ मेरा क्या है कि रेलवे का इकोनॉमिक्स क्या है, रेलवे प्राइवेट है कि पब्लिक है, कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है।
यदि पब्लिक है और प्राइवेट कम है तो कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ कौन कौन से ऐसे वर्टिकल्स हैं, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, प्लेटफॉर्म है, कोई फैसिलिटीज़ है जो प्राइवेट संस्थाएं चलाती हैं, क्या हम ऐसे विमर्शों पे फोकस कर सकते हैं? तो मेरा पर्सपेक्टिव इस दिशा में जाने लगता है, क्योंकि जैसे मैं आदित्य साहब से भी जिक्र कर रहा था कि ट्रैक कंजेशन की बात उठती है, खास करके 2020 के एक्सीडेंट्स के बाद। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक्सीडेंट को लेकर अपना इस्तीफा दिया था, माधवराव सिंधिया ने भी शायद इस्तीफा दिया था, लेकिन शायद वो एयरलाइंस मिनिस्टर तब थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, लेकिन वो रेलवे के भी मिनिस्टर रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि 2010 तक, आई थिंक 2009 तक कहना ठीक होगा, कि रेलवे एक बहुत सॉट आफ्टर मिनिस्ट्री माना जाता था, शायद आज भी है, लेकिन रेलवे बजट को देश के बजट में अभी इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो कुछ लोगों को लगता है कि आइडेंटिटी अब जुड़ गई है, देश के लार्जर आइडेंटिटी में जुड़ गई है। मैं समझता हूँ कि हमें इंडिपेंडेंटली प्रयास करना चाहिए, रेलवे के इकोनॉमिक्स को समझना, रेलवे का जो ट्रैक कंजस्शन है ये क्यों हो रहा है, क्या ये लेगेसी प्रॉब्लम है, क्या ये कॉलोनियल प्रॉब्लम है। एक महानुभाव ने एक पेपर लिखा था जिसको मैंने भी कोट किया था, उसकी कोट करके काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी प्यार भी बरसाया था मुझे, लेकिन वो बिल्कुल सच है कि करीब करीब 80 से 85 इनफैक्ट 90% रेलवे नॉट ट्रैक लेंथ बट रूट लेंथ 1870 से लेके 1935-40 तक बना था भारत में। ये गलत नहीं है, इससे किसी को नीचा या किसी को ऊंचा नहीं दिखाया जा रहा है, ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है। क्या इस वजह से ट्रैक कंजेस्शन है कि जब रेलवे हमने बिछाए, क्या अंग्रेजों के दिमाग में एक कॉलोनियल और एक इंडस्ट्रियल प्लान था जिसको हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए? हमारा ध्यान ऐसे जगहों पे क्यों नहीं जाता? हमारा ध्यान हमेशा जो राजनीतिक गॉसिप है, जो कि जरूरी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या हम थोड़ा और ज्यादा लिटरेट अपने आप को कर सकते हैं? क्या हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के बारे में ज्यादा इन्फॉर्म तरीके से डिबेट कर सकते हैं? क्योंकि ये एक बहुत मुद्दा रहता है, सेंसिटिव मुद्दा रहता है कि क्या रेलवे को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। तो जब तक हम इन्फॉर्म नहीं करेंगे अपने आप को, हम तो डिस्कस ही नहीं कर पाएंगे। हम जब तक ये नहीं जानेंगे कि जब हम 1000 रुपया खर्च करते हैं तो 5000 रुपया या 4000 रुपया शायद सरकार हमारे टिकट पे खर्च करिए, तो ये इकोनॉमिक्स भी हम नहीं समझ पाते, क्योंकि हम एक सब्सिडाइज्ड सिस्टम में है। कुछ लोगों का मानना है ये सब्सिडाइज रहना चाहिए, एक सर्विस है क्योंकि आर्मी इस्तेमाल करता है। कुछ लोग कहते हैं कि जाने जा रही हैं, अंडर स्टाफिंग है, ट्रैक कंजेस्शन है, कवच प्रोटेक्शन उतना अच्छा नहीं है। तो इन पक्षों को हमें बिना राजनीति के आई थिंक देखने का कोशिश करना चाहिए। एक और क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन। आपने जैसे कहा था कि जब 19वीं सेंचुरी में जो रेलवे के बारे में आपने बेनेडिक्ट एंडरसन का जिक्र किया, तो जैसे उन्होंने इमेजिन कम्युनिटी लिखा और उन्होंने कहा कि नेशन इज एन इमेजिन कम्युनिटी कैरेक्टराइज्ड बाय हॉरिजॉन्टल कॉम्पिटिटिव। बट मैं जैसे आपने कहा कि मतलब जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रेलवे की वजह से कम हुआ एक तरीके से, जो हॉरिजॉन्टल मेंबरशिप बनी विद इन रेलवे, मतलब रेलवे की बात करें तो। बट मैं एक ये भी देखता हूँ जैसे कि जो रेलवे के जो मतलब कोचेज है उनका एक क्लासिफिकेशन देखते हैं आपकी, मतलब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, और आज भी मतलब उसी तरीके की वही टर्मिनोलॉजी को यूज किया जाता है। तो एक तरीके से तो हम कास्ट पे फोकस करते हैं कि मतलब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कम किया, आई एम नॉट श्योर कितना कम किया या किया भी होगा, बट एक तरीके से जो क्लास डिवीजन है सोसाइटी में उसका हम मैनिफेस्टेशन भी देखते हैं, और एक तरीके से वो उसको फिक्सेट करता है कि ये क्लास डिवीजन को परपेचुएट करता है। तो आप उसको कैसे देखते हैं कि मतलब रेलवे में भी आपको क्लासेज मिलेंगी कि ये जनरल डब्बा है, ये फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास, वो कॉलोनियल मेंटेलिटी अभी भी नहीं है? एज थरूर सेड, कैटल क्लास। फ्लाइट के बारे में कहा था, आई थिंक उन्होंने तब जो चीप फ्लाइट्स खुल रहे थे उसके बारे में कहा था। बाकी वो वही भद्रलोक वाली बात दोबारा आ गई इसमें। देखिए अब कैसे इसको मैं अप्रोच करूं, क्योंकि एक तरफ हमने आज रेलवे लैम्प करी की बात की है, एक तरफ चाय की बात की है। अब चाय एक पूरी तरह से, अगर मैं एरिक हॉब्सबॉम को कोट करूं, एरिक हॉब्सबॉम हिस्टोरियन थे, अंग्रेज हिस्टोरियन थे, उनको कोट करूं, ये पूरी तरह से एक इन्वेंटेड ट्रेडिशन है। चाय कोई हजारों साल से नहीं चल रहा, हाँ चीन में चल रहा था, भारत के लिए एक चटाकेदार एक बेवरेज है, और इंग्लैंड में इसका एक बहुत खूबसूरत, एक सटल, एक बहुत सूक्ष्म
एक ट्रेडिशन है, आफ्टरनून टी, केटल ड्रम कहते हैं उसे, इवनिंग टी है, हाई टी है, ये सूक्ष्मता बस 100 साल या 150 साल पुरानी है। ठीक है, तो ये कुछ बहुत एंशिएंट कोई ट्रेडिशन है, इन्वेंटेड ट्रेडिशन है। जब हम ऐसे सूक्ष्म चीजों के बारे में विचार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम भी भद्रलोक मेंटालिटी से ही उस चीज को अप्रोच कर रहे हैं, हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कॉन्शियस रहे। आपने जिक्र किया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास प्रयास हुआ था 70 के दशक में, मधु दांडवटे जब आए थे, वो रेलवे मिनिस्टर बने थे, आई थिंक मोरारजी देसाई के कैबिनेट में थे वो, इमरजेंसी के बाद ही वो जो आया था, उसमें उन्होंने थर्ड क्लास को हटाया था। और साथ ही साथ गरीब रथ को लाने का जब प्रयास हुआ 2004 में, एसी को या फर्स्ट क्लास को या सेकंड क्लास के जो बेनिफिट्स है वो गरीबों तक पहुंचाने का एक प्रयास हुआ। तो आई थिंक बैरियर्स तो टूट रहे हैं। आई कंप्लीटली एग्री विद यू व्हेन यू से दैट रेलवेज डिड नॉट सॉल्व द कास्ट प्रॉब्लम, और ऐसा दावा मैं करूंगा भी नहीं। मेरा कहने का केवल इतना ही अर्थ था कि रेलवे में जो लोग कहते हैं कि कास्ट के वजह से हेजिटेशन था, आंकड़े कुछ और कहते हैं। यदि उनका कोई और इंटरप्रिटेशन है, मैं सुनना चाहूंगा। 19th सेंचुरी में आंकड़े जिस किस्म से एस्केलेट कर रहे हैं, और यदि हम डेमोग्राफी देखें भारत का, ठीक है, तो आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। आंकड़े कह रहे हैं कि हेजिटेशन बहुत तेजी से बाहर गया था। रेलवे में एक मुश्किल जो है कि जैसे मैंने कहा, रेलवे लिटरेसी, तो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात आई थिंक रेलवे में लोगों तक ज़्यादा जानी चाहिए कि हम रेलवे को किस हालत में इस्तेमाल कर रहे हैं। आई एम श्योर लोग इस पे प्रयास करेंगे और ज़्यादा लिटरेसी फैलेगी। तो मेरे पास तो कुछ ज़्यादा कहने को है नहीं। क्या रेलवेज क्लास हायरार्की को बढ़ा रहे हैं? आई थिंक दैट वुड बी एन ओवर स्टेटमेंट, बट यस, यू आर राइट, इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ existing hierarchies in our society. And I don't want this to be a criticism of existing the current ministry or previous ministries. This is more of a reflection of our society, the way we are as a people. Okay. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें ये भी तो है, अगर इसी क्लास सिस्टम को अगर देखें तो गांधी की तो पूरी लाइफ ही इस रेलवे के क्लास सिस्टम ने चेंज करी साउथ अफ्रीका में। बिल्कुल, वो पूरा जो पहला ट्रिगर पॉइंट था उनके गांधी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक इंस्पिरेशन है और होना चाहिए रेलवे के इतिहास में, क्योंकि गांधी एक टोटली डायमेट्रिकली ऑपोजिट व्यू देते हैं 7 साल में, 1910 से लेके 1917 तक। तो अमेजिंग इवोल्यूशन होता है, वो बदल जाते हैं। रेलवे को लेके उनकी भी मेंटालिटी थोड़ी सी एलीट है, एलीटिस्ट शायद ना हो, लेकिन एलीट अभी भी है, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका से लिख रहे हैं। वो लंदन से साउथ अफ्रीका आई थिंक वापस जा रहे हैं जब वो हिंद स्वराज लिख रहे हैं। लेकिन भारत आने के बाद उनके विचार में काफ़ी बदलाव आया है। रेलवे को वो बहुत संत की तरह नहीं देखने लगते, बट ही स्टार्ट्स यूजिंग इट to the benefit of the theater of स्वदेशी movements. तो क्या हम अपने गांधी जी से कोई इंस्पिरेशन ले सकते हैं? आई थिंक ये वो जमाना नहीं है अब। सर आखिरी क्वेश्चन और बस, IRCTC का ऐप तो चलवा दो, ये ट्रैक तो बाद में भिजवा लेना। बुलेट ट्रेन चला रहे, वंदे भारत दे रहे, भले आदमी, एक ऐप तो ढंग से तो आप मुझे इंटरव्यू पे बुला के ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं IRCTC और बुलेट ट्रेन के बारे में? मैं तो इन चीजों पे एक्सपर्ट नहीं हूँ। क्या राय है आप? क्या बुक करिए IRCTC से? आप देश का इतना लाख करोड़ का बजट रेलवे का, एक ऐप नहीं चला पा रहे हो ढंग से। अच्छा, ये हाल है। इस हिंदुस्तान की सरकार, रेलवे मिनिस्ट्री, नाम लेके मैं कह रहा हूँ, अश्विनी वैष्णव मिनिस्टर हैं भाई साहब, एक IRCTC का ऐप चला दो या खुद बुक करके दिखा दो कोई एक सीट या टिकट, कितनी देर में होती है। उससे लैग करने वाला ऐप किसी के भी फोन में नहीं होगा। हर रोज 12 बजे वो मेंटेनेंस के लिए 1 घंटे बंद भी रहता है। क्या मेंटेन करते हैं उसको? कौन सा ऐप आपने देखा है जो मेंटेनेंस के लिए 1 घंटे बंद रहता है या आधे घंटे बंद रहता है? आप बुक नहीं कर सकते उससे टिकट, माथा पकड़ लोगे अपना। और बात अहमदाबाद से यहाँ की बुलेट ट्रेन और वहाँ की, क्या राय है आपकी? ये तो बता। नहीं, मैं सोच रहा हूँ मैं क्या इस पे क्या कहूँ मैं इस पे कि मामला तो संगीन है। सच नहीं है ये? सच नहीं है? नहीं, सच किस चीज को आप पूछ रहे हैं मुझसे? कि मेरे एक्सपीरियंस को। मुझे तो नहीं पता।
आपने आपने बुक किए कभी IRCTC से टिकट? हाँ किया कितनी है। देर में हो जाती है? थोड़ा मेहनत तो करना पड़ा है मुझे। मेहनत। ये रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा है ना? ये रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं, ये तो मत कीजिए प्लीज। मैं आपके शब्द हटा दूंगा, मेरे रख लूंगा। मैं वहां पे बीप लगा दूंगा। दैट विल मेक द नहीं, इंटरव्यू लेकिन मोर इंटरेस्टिंग। फेशियल जेस्चर्स यार, ये क्या कहेंगे? ये करने के लिए बुलाया था आपने। नहीं नहीं, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। या कुछ और हम कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, और कुछ नहीं, अभी तो बहुत बहुत कहा। आई थिंक वी स्पेंट हाउ मच टाइम, 2 hours? 2 hours। हाँ, बस मेरा भारत सरकार से प्रार्थना है कि भारत सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं, प्लीज IRCTC का ऐप ठीक करवा दीजिए ताकि टिकटें बुक हो सकें। ये आप एक प्रार्थना समझिए एक वोटर की तरफ से, फिर हम आपको और ज्यादा वोट करेंगे। थैंक यू सो मच सर। जी, शुक्रिया ले लें इनसे, हाँ जी। IRCTC वालों से। बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू इट सो वाज अ मच। प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपने फॉर्मली कहा है, मैं वैसे कह देता हूँ, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बहुत बात अच्छा करके, लगा। मजा आया। थैंक यू। ओके, कट।